हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर, हम आज क्या करने वाले? सर जी, आज मैं कवर करने वाला हूं जीएसटी अमेंडमेंट। सर जी, सारी की सारी अमेंडमेंट बोले तो जो भी एप्लीकेबल है मई 2025 के एग्जाम में। सर, जिन्होंने भी बच्चों ने जनवरी 2025 के एग्जाम दिए थे और अगर नहीं हुआ, या जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे जनवरी 2025 के लिए, अब मई के लिए जा रहे हैं, तो उनको एक मेजर अमेंडमेंट का पार्ट फेस करना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले जो फाइनेंस एक्ट है, जो हमारा पहले 23 लग रहा था, अब वो उनके लिए 24 लग जाएगा। तो जो भी अमेंडमेंट है, जो भी आपकी 30 अक्टूबर, आपको पता है आइडिया, जो भी नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशंस है, वो सारी आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। और इंस्टीट्यूट ने मोटा मोटा जो न्यू मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है, उसमें ये सारी अमेंडमेंट डाल दी है। तो उन्हीं अमेंडमेंट को नोट कर करके ढूंढ के मैंने ये सारी अमेंडमेंट निकाल दी है आपके लिए। और सर, एक बढ़िया सा हैंडमेड नोट्स बना दिया। ऑफ कोर्स मैं इसको प्रिंट करके इधर उधर कर सकता था, बट मैंने सोचा क्यों ना हैंडमेड नोट्स बनाते हैं, ताकि बच्चों को भी पढ़ने में मजा आएगा। रंग बिरंगे नोट्स, और उनको मेहनत लगनी चाहिए कि सर जी, हाँ जी, कुछ तो हुआ है। तो सर, आज हम करने वाले सारी A to Z अमेंडमेंट। और अगर मैं आपको बोलूं सर जी, इन अमेंडमेंट में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिफिकेशन। हर एक चैप्टर में इक्का दुक्का कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन है। मैं आपके साथ वो सारी क्लैरिफिकेशन समरी फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगी एज इट इज, जो जीएसटी डिपार्टमेंट काउंसिल ने इश्यू करी है, तो आप मुझे बता देना, मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बट मैंने आपके लिए काम कर दिया इजी। मैंने सबको चैप्टर को जो भी क्लैरिफिकेशन, उन्हें एग्जांपल बना के समराइज कर दिया है। तो ये समरी नोट्स हैं। ऑफ कोर्स आपको मेरी मेहनत दिखेगी। सारे एक एक हैंड टू हैंड रंग बिरंगे चार्ट बना रखे हैं। सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो। क्लियर है? बाकी और भी कुछ चाहिए कमेंट कर देना। बट अब मैं करता हूं आपका टाइम खराब करना बंद, और काम करते हैं शुरू। हाँ, पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और लाइक एंड शेयर फैला दो। शुरू करते हैं सर। पहली अमेंडमेंट अगर मैं देखी जाए, तो पहली क्लैरिफिकेशन आई है सप्लाई चैप्टर से। आराम सुनना। क्लैरिफिकेशन क्या है पहले मैं वो छोड़ता हूं, एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। एक कंपनी है मेरी ए लिमिटेड। आराम सुनना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है यूएसए में। बोले तो फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी। बट सर, उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? फॉरेन कंपनी की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कोई भी फॉरेन कंपनी है जो उसकी कोई सब्सिडरी है इंडिया में, बी लिमिटेड। क्लियर है? तो ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, उसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड। अब फोकस इस पे रखो बेटा, सारे इधर इधर इधर। बी लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, सॉरी इंडियन कंपनी है, और इसके कुछ इंप्लॉइज हैं, कुछ चुट्टू मुट्टू हैं जो इसके इंप्लॉइज हैं, और इंप्लॉइज उसको सर्विस दे रहे हैं। भाई, बी लिमिटेड को सर्विस देंगे, बी लिमिटेड के इंप्लॉय हैं, और बी लिमिटेड उन्हें क्या पे करेगी? सैलरी और भी जो भी कंसिडरेशन पे करेगी। अब आपको पता है शॉप इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या बोला? तो सर जी, हमें पता है अगर आपको इंप्लॉय को रिटेन करना है तो उन्हें बेनिफिट देने पड़ेंगे, और कंपनी को लगता है सबसे बेटर तरीका यह है कि कंपनी को मालिकाना हक दो। क्लियर है? तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने इंप्लॉय को, कौन? बी लिमिटेड अपने इंप्लॉय को, बी लिमिटेड अपने इंप्लॉय को, इंडिया में जो बैठे हुए हैं उनको कह रही है, भाई साहब, आप हमारे साथ काम करो, और अगर मान लो आपने 5 साल हमारे साथ काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, वट एवर, तो हम आपको शेयर दे देंगे, मालिक बना देंगे। क्लियर है? तो होगा क्या? बी लिमिटेड शेयर देने वाली है, और बी लिमिटेड के इंप्लॉय उसको सर्विस देने वाले हैं। क्लियर है? अब सब कुछ सही चल रहा था, बट बी लिमिटेड ने यहां पे गेम खेल दिया। बी लिमिटेड ने कहा, भाई साहब सुनो, हम तो छोटी मोटी कंपनी है, हम अपने शेयर नहीं देंगे सर जी, हम अपनी होल्डिंग कंपनी, बोले तो फॉरेन कंपनी के शेयर देंगे। ओ माय गॉड! अब आइए पॉइंट। अब पहले सुनते रहे ना, एग्जांपल समझो। ए लिमिटेड कंपनी की सब्सिडियरी कौन है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड अपने एम्प्लॉय से सर्विस ले रही है और उन्हें शेयर ऑफर कर रही है, बट अपनी कंपनी के नहीं, किसके? ए लिमिटेड के शेयर। हाँ जी। अब और क्या ये ए लिमिटेड फ्री में दे देगी क्या शेयर? भाई, ए लिमिटेड को क्या लेना देना बी लिमिटेड के एम्प्लॉय? ए लिमिटेड कह रही ठीक है भाई, हम दे देंगे शेयर, और हमें बी लिमिटेड से क्या चाहिए? पैसा, रिम्बर्समेंट चाहिए हमें। जितने शेयर हम उनको देंगे, एम्प्लॉय को देंगे, उतने पैसे आप हमें दे दोगे। क्लियर है? तो केस तो ये है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत आ गई है जीएसटी डिपार्टमेंट को। वो कहता है, सर जी, हेलो सर जी, आपने जो ए लिमिटेड कंपनी, आपकी रिलेटेड पार्टी कंपनी है, उससे आपने सर्विस ली है विद कंसीडरेशन, कोई भी हो, विद कंसीडरेशन लिए, दिस इज सप्लाई सेक्शन 7(1)(a) के बी के हिसाब से इसे हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन मानेंगे, और जिस पे जीएसटी लगा देंगे।
नाउ क्या सर जो ये रिम्बर्समेंट पे करेगी बी लिमिटेड, क्या इस पर सप्लाई मानी जाएगी? तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि हाँ, लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन बाद में, डिस्प्यूट आगे, कई सारे एओ ने बोला कि हाँ 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 लगेगा लगेगा टैक्स, और उन्होंने ठोक दिया टैक्स। अब क्लैरिफिकेशन ये आई है, पहली चीज सर जी इन्होंने बोला कि जीएसटी तो नहीं लगेगा, पहले ये मान के चलो जो भी आप रिम्बर्समेंट कर रहे हो जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर वो जो कंपनी दे रही है वो शेयर दे रही है, और शेयर एंड सिक्योरिटीज आर नॉट आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। तो सर जी जब ये गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है तो इसकी जीएसटी की बात ही नहीं आती। ओके जी ओके। तो इसका मतलब जो भी पैसा पे किया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स बी लिमिटेड ए लिमिटेड को, चाहे विद कंसिडरेशन हो, बट वो गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए सप्लाई की भी बात नहीं होगी। क्लियर है? लेकिन वहीं पर एक बात लिखी हुई है गुड्स एंड सर्विस, सर्विस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आपने जो भी शेयर एंड सिक्योरिटीज को दिया और उसके बदले में एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा कमीशन मार्जिन कुछ भी दिया, मान लो ए लिमिटेड अपने शेयर दे रही है 1 लाख शेयर, मान लो 10,000 शेयर है और एक शेयर का मार्केट प्राइस है 500, एक शेयर का मार्केट प्राइस है कितना, 500 या 50, तो इसका मतलब 5 लाख के शेयर हो गए। अब कंपनी क्या करिए, क्या कॉस्ट टू कॉस्ट देंगे, मतलब अगर बी लिमिटेड करिए 5 लाख के आप शेयर दे तो हम 5 लाख दे देंगे, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी लिमिटेड ने बोला हम 5 नहीं देंगे आपको, एक्स्ट्रा देंगे 1 लाख, 6 लाख देंगे, तो भाई जो एक्स्ट्रा है ना उस पर जीएसटी लग जाएगा, वो एक्स्ट्रा कमीशन है उस पे जीएसटी लग जाएगा, दैट मींस उस पे जीएसटी लग जाएगा। तो पहली क्लैरिफिकेशन ये आई कि भैया शेयर एंड सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, इसलिए जो आप रिम्बर्स कर रहे हो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट हाउ एवर अगर वो जीएसटी की जो कॉस्ट है, जो वो कॉस्ट है उससे ज्यादा अगर कोई भी मार्कअप मार्जिन कुछ भी बोलो एक्स्ट्रा दिया तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। दूसरी बात, जो आप शॉप इंप्लॉय को दे रहे हो क्या वो इंप्लॉय बी लिमिटेड के हैंड में टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो। इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशन की वजह से बी लिमिटेड तो अपनी पिक्चर में वैसी बाहर हो जाएगी, मतलब जो इंप्लॉय को दे रही है वो भी बाहर है, जो वो ए लिमिटेड को दे रही है वो भी बाहर है, बस एक्स्ट्रा कमीशन चार्जेबल है। क्लियर है? क्लैरिफिकेशन समझ आ गई आगे बेटा। बी लिमिटेड के बाद में इंडियन कंपनी को पकड़ा, बी लिमिटेड के पास से दो चीजें आ रही हैं, शेयर बेसिकली शेयर जो इशू हो रहे हैं वो इंप्लॉय को हो रहे हैं, तो वो भी बाहर है इंप्लॉय रिलेशनशिप से, और दूसरा उसका पैसा जो दे रही है बी लिमिटेड वो अपनी फॉरेन कंपनी को दे रही है, वो भी बाहर है अगर कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा गया मार्केट वो जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन है, दैट्स इट। चाहे वो शॉप हो, इंप्लॉय शेयर परचेज प्लान हो, वट एवर जो भी हो, जो भी ओवरसीज कंपनी अपनी दे रही है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को। ठीक है जी, तो पहली क्लैरिफिकेशन क्लियर है। दूसरी क्लैरिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है, पहले मैं समझाता हूं। सर जी आप जब भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो दो तरीके का इंश्योरेंस होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जो यहां बात करेंगे वो जनरल इंश्योरेंस पे करेंगे। मैंने जनरल इंश्योरेंस कराया अपने मोटर व्हीकल का, और मोटर पे इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भैया अगर कल को कोई भी चोरी वोरी टूट फूट हो आ जाना करवा लेना। सर जी मोटर व्हीकल डैमेज का इंश्योरेंस है, डैमेज मतलब अगर मेरी गाड़ी को कोई भी चोट लगी, कोई भी दिक्कत आई और उसका डैमेज टूटा गया तो उस डैमेज का पैसा कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। नाउ अब सुनना, मान लो मेरी कंपनी मेरी गाड़ी में मेरी गाड़ी टूट गई, मेरी गाड़ी का बोनट टूट गया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया, मेरी गाड़ी का कुछ भी डैमेज हो गया, टूट गया। अब सर जी होगा क्या? मैं जाऊंगा मोटर मैकेनिक के पास और उसमें अपना वो पुराना पार्ट, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि भाई जाओ ठीक कराओ, जाओ इसे ठीक कराओ। मैं अपनी जो भी मेरा मान लो ऑथराइज डीलर मारुति है या मैं करूं किया है, तो मैं जाऊंगा उनके पास और पुराना जो टूट गया डैमेज उस पार्ट को अलग कराऊंगा और जो नया पार्ट है वो लगा दूंगा, और नए पार्ट का पैसा लेके, नए पार्ट का बिल लेके किसके पास जाऊंगा? इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी उस नए बिल का पैसा दे देगी, नए पार्ट का पैसा दे देगी, लेकिन जब वो पैसे देगी, प्लीज यहां सुनना, अब वहां पे दो चीजों से वो आपको क्लेम करेगी। मतलब जितना भी आपका इनवॉइस बना है, मान लो जो भी आपका इनवॉइस बना है, मैं कह रहा हूं जो भी इनवॉइस है उस इनवॉइस का, जो भी इनवॉइस है उस इनवॉइस का बिल आया 1 लाख रुपए। मतलब जो न्यू पार्ट लगा है बेटा, वो न्यू पार्ट कितने का लगा है? मान लो 1 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई साहब हम पैसा दे देंगे 1 लाख रुपए, बट हमारे दो तरीके कि जो डैमेज पार्ट है उस डैमेज पार्ट का क्या होगा। अब डैमेज पार्ट का क्या होगा? दो तरीके, डिडक्शन ऑफ साल्वेज वैल्यू। वो कहेगा डैमेज पार्ट आप जाके बेच दो, मुझे कहेगा कि आप जाओ बेच दो, और आपके हिसाब से जो बिक रहा, जो इसका प्राइस है 10,000 मान लो इसका प्राइस है, तो 1 लाख माइनस 10,000 हम आपको 90,000 दे देंगे, मतलब नेट वैल्यू देंगे। क्लियर है? दूसरा वो क्या कह रहे हैं, आप 1 लाख पकड़ो और ये वाला पार्ट हमें दे दो, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी और वो अपने आप बेचेगी। अब नाउ डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है 1 लाख का लफड़ा नहीं है, 1 लाख पे तो जीएसटी लगेगा नो डाउट। क्लियर? 1 लाख पे तो जीएसटी लगेगा नो डाउट, वो तो अपना इंश्योरेंस कंपनी करेगी। वो देखो दिक्कत ये कि जो ये डैमेज पार्ट है, इस डैमेज पार्ट की सेल पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अब ध्यान सुनना, अगर वो डिडक्शन ले रहे हैं, अगर वो डिडक्शन कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए नहीं दे रही है, 1 लाख माइनस 10,000 दे रही है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट में कुछ एओ का मानना यह है
उन्होंने बोला कि भैया देखो आपने ना पार्ट बेचा, मैंने पार्ट बेचा। अब चाहे उन्होंने भले ही नेट वैल्यू कर दी, बट उनका मानना यह है कि मैंने पार्ट खुद नहीं बेचा, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे बेचा। क्लियर है? और इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 लाख देती पर नहीं दिया, उन्होंने 10 कम दिया, तो उनका ना जाना भी उनका पैसा है, मतलब उनको पैसा मिल गया। मतलब बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ने वो पार्ट मुझे बेच दिया और मैंने उन्हें 10,000 रुपए दिए, इसकी वजह से उनको अब मुझे 1 लाख नहीं देने, 90 देने। मतलब उन्होंने वो मुझे बेच दिया। उनका पॉइंट ये है। बट डिपार्टमेंट ने यहां क्लैरिफिकेशन निकाली कि अगर आपने पार्ट बेचा है, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ नेट दे रही है, तो वो जो 10,000 की सालवेज वैल्यू जो उन्होंने डिडक्शन करी है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ओनरशिप ही नहीं थी। सर जी वो पार्ट आपका था, मेरा था, इंश्योरेंस कंपनी का कभी था ही नहीं। तो वो जब था ही नहीं तो वो बेच कैसे सकती है? क्लियर है? तो उन्होंने बोला भाई इंश्योरेंस कंपनी को वो पार्ट कभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो अगर आपने बेचा, उन्होंने उसकी वैल्यू कम कर दी, जस्ट नेट सेटलमेंट है, इसका जीएसटी कोई नहीं आएगा, मतलब सालवेज वैल्यू पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर मैंने पार्ट उन्हें दे दिया और मैं अपना पूरा 1 लाख लाया, फिर इंश्योरेंस कंपनी वो पार्ट किसी को बेच रही, तो अब वो मालिक बन चुके हैं। अब वो मालिक बन चुके हैं, तो अब उस पे जीएसटी सेपरेटली चार्ज होगा। जो भी सेल सालवेज वैल्यू की सेल प्राइस होगा, जो भी उस डैमेज पार्ट की सेल वैल्यू होगी, सैल्वेज वैल्यू होगी, उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब सिंपल समझो मेरे बच्चे, जो भी डैमेज पार्ट है उसकी लड़ाई है, इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंश्योरेंस क्लेम, वो तो लगेगा ना। डैमेज पार्ट की जो सेल है उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो ये देखना, अगर डैमेज पार्ट है वो मैंने बेचा, किसने? इंश्योरर ने बेचा, तो भैया उनका कभी भी मालिक नहीं बचा, वो नेट वैल्यू है, दैट मींस डिडक्शन, उनको कोई जीएसटी लगाया। लेकिन अगर मैंने सालवेज वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और इंश्योरेंस कंपनी बेच रही है, तब वो मालिक बन गए, उन पे जीएसटी लगेगा। खत्म हो गई, तीसरा पॉइंट खत्म। सर जी नॉर्मल है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। जब आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेने जाते हो, कोई ऑफिस लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो आपने नॉर्मली देखा होगा, आपको कई बार ऐसा मिलता है कि सर जी आपको सी फेस लेना है, या जैसे होटल में भी जाते हो तो सी फेस लेना है, या गार्डन फेस लेना है, या जो भी है। अगर आपने कोई भी उस प्रॉपर्टी में कोई प्रेफरेंशियल राइट मिल रहे हैं कि भैया आपकी नॉर्मल तो ये है, बट आपको ये एक्स्ट्रा राइट मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा राइट के एक्स्ट्रा पैसे। तो नाउ जीएसटी ये होता है कि क्या उस एक्स्ट्रा रेट पे कैसे जीएसटी लगेगा, क्या उसे सर्विस मानेंगे, गुड्स मानेंगे, क्या मानेंगे? तो भैया सिंपल सा केस है, इन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उस प्रॉपर्टी में कोई प्रेफरेंशियल राइट है जिसका आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करो, तो उसको सेपरेटली नहीं चार्ज किया जाएगा जीएसटी, उसे हम कंपोजिट सप्लाई ही मानेंगे। मतलब उसे ये मानेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की पार्ट पे जाए, मतलब अलग से उस पर जीएसटी लगेगा। मान लो 1 करोड़ की बिल्डिंग है और मैं 10 लाख एक्स्ट्रा ले रहा हूं बिकॉज ऑफ गार्डन फेसेस, ठीक है, तो 1 करोड़ 10 लाख अलग अलग नहीं लगेगा, 1 करोड़ 10 लाख पे जीएसटी लगेगा लैंड एंड बिल्डिंग का मान के। अब पॉइंट ये कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, याद है नेगेटिव लिस्ट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बेच दिया, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बेचा तो जीएसटी लगेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पोजीशन देने के बाद बेचा तो जीएसटी नहीं लगेगा। दोनों ही है। अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग एग्जेम्प्ट है तो प्रेफरेंशियल राइट की पेमेंट भी एग्जेम्प्ट है, और अगर वो टैक्सेबल है तो दोनों टैक्सेबल है। क्लियर है? तो सिंपल क्लैरिफिकेशन है, प्रेफरेंशियल राइट का अलग से, वो जो 10 लाख आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए उसको अलग से जीएसटी नहीं सेपरेटली चार्ज करना है, उसको उसी लैंड एंड बिल्डिंग की सेल वैल्यू में मिला के चार्ज करना है। तो अगर पूरे पे लग रहा है तो लगेगा, नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा। ठीक है जी, खत्म हो गया सर जी सप्लाई की अमेंडमेंट्स। ठीक है, अब आ जाओ टाइम वैल्यू ऑफ टीओएस टॉस को देखना, ये थोड़ी सी अटपटी सी अमेंडमेंट है, ध्यान सुनना। स्पेक्ट्रम, ठीक है, हल्की समझना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सारी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको पता है कि जैसे जितने भी नेटवर्क्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं या जो भी जियो वगैरह है, इनको क्या है स्पेस में स्पेक्ट्रम का परचेज करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, स्पेक्ट्रम एरिया करना होता है। अब स्पेक्ट्रम भाई अच्छा खासा अमाउंट है, करोड़ों के अमाउंट में बिकते हैं, उनके राइट्स करोड़ों के अमाउंट में गवर्नमेंट देती है। अब जब स्पेक्ट्रम का जब राइट बिकता है तो वहां पे जो भी जैसे जियो है, वोडा है, ये सब खरीदते हैं। अब पॉइंट है वहां पे उनको पेमेंट करने के 2 ऑप्शन है, पेमेंट करने के 2 ऑप्शन। अब ये स्पेक्ट्रम ना ऐसा नहीं होता कि भैया एक टाइम, ये कंटिन्यूस सप्लाई है। ठीक है, ये 3 महीने नहीं, ये 3 महीने से ज्यादा, ये सालों चलती है भाई। आपने एक बार लाइसेंस लिया 10 साल तक के लिए, कितने साल के लिए फ्री? 10 साल, तो 10 साल तक ये सर्विस चलती रहेगी, गवर्नमेंट को जाता रहेगा। अब पॉइंट है इसकी पेमेंट कैसे होगी? क्या एक बार में जियो कह रही है भाई साहब ऐसा है, हम 10 साल सर्विस यूज करेंगे पर पेमेंट अभी ले लो हमसे एक बार में, बहुत पैसा, अंधा पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? दूसरा वो कह रहे नहीं हम थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। वोडा वाले कह रहे हैं भैया हम इतना नहीं है, हम इतने अमीर नहीं है, धीरे धीरे करके देते रहेंगे। क्लियर है? तो 2 पेमेंट है, या तो फुल या डेफर्ड। क्लियर है? और इन्होंने इस पे निकाल दी क्लैरिफिकेशन कि भैया इसको उसको छोड़ो,
ठीक है, लोगों को डाउट था कि इनवॉइस कैसे इशू होगा। वैसे अगर आप देखो तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस या फॉरवर्ड सर्विस में बात करूं तो इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो भैया फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट विच एवर इज लेटर। पर अभी दिमाग छोड़ो, इन्होंने इस पर पूरी क्लैरिफिकेशन निकाली है कि अगर आपने एक बार में कर दिया तो यहां पेमेंट इंपॉर्टेंट है कि भैया जो आपकी ड्यू डेट थी, मतलब ये इनवॉइस की लास्ट डेट है, अगर यहां तक आपने कर दिया तो ड्यू डेट और एक्चुअल पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है, भूल जाओ इनवॉइस डेट, यहां सिंपल है ड्यू डेट और एक्चुअल डेट। ठीक है, यहां पे इनवॉइस कम इशू होता है तो इसीलिए उन्होंने ड्यू डेट पेमेंट को याद रखा कि जो डेट थी उससे पहले अगर पेमेंट कर दिए तो वो, और अगर उसके बाद करिए तो ड्यू डेट पर आपको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर डेफर्ड पेमेंट है तो भैया इंस्टॉलमेंट का टाइम ले लो, जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है और उसकी एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। तो सीधा सीधा पंगा ये क्लैरिफिकेशन ये कि इनवॉइस डेट छोड़ दो, इंपॉर्टेंट ये है ड्यू डेट और एक्चुअल डेट, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट, पूरी तो पूरी की, इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट की। ठीक है जी, क्लैरिफिकेशन इन्होंने सेम ऐसे ही निकाला, टाइम ऑफ सप्लाई कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मेंटेनेंस नेशनल। यहां मैं बता देता हूं, जैसे मान लो एक आपको पता है एनएएचआई, एनएएचआई जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका काम है हाईवे बनाना, इनका काम है हाईवे कंस्ट्रक्ट करना और उन्हें मेंटेन करना। बट ये खुद नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को उठा लेते हैं एरियाज के और उनको बोलते हैं भाई साहब आप हमें ये सर्विस दो, आप हमें हमारे लिए हाईवे कंस्ट्रक्ट करके दो। क्लियर है, और हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये सप्लायर है, ये कौन है, सप्लायर है, और ये रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कर रही है। अब पॉइंट ये कि सप्लायर को जीएसटी भरना है, क्लियर है, इनको सब जीएसटी भरना है। अब ये है कि सर जी इसे भी कंटिन्यू, क्योंकि हाईवे एक दिन में तो नहीं बनेगा ना, हाईवे सालों लगेंगे, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सालों लगेंगे। अब इनकी ये सर्विस दे रहे हैं और बदले ये, अब इन पे टाइम ऑफ सप्लाई आया कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो इन्होंने बोला भैया टाइम ऑफ सप्लाई सीधी सी बात है, अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हो गया, मतलब जो इनवॉइस की ड्यू डेट थी, जो भी ड्यू डेट, ऑफकोर्स कंटिन्यूस सप्लाई में 3 पॉइंट होते थे, इवेंट, ठीक है, ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट, या आपकी अगर ड्यू डेट नहीं है तो एक्चुअल या इवेंट। तो यहाँ पे ना बेसिकली इवेंट होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या इवेंट है, मतलब कि हाईवे बन गया तो हाईवे का इतने किलोमीटर का हाईवे बन गया तो एक इवेंट कंप्लीट हो गया, फिर आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी गवर्नमेंट से, फिर अगला हाईवे बन गया तो उसके आगे पेमेंट मिल जाएगी, तो ऐसे करके काम चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये सीन चलता है। तो कॉन्टिन्यूस में ये है, ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिकली कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, अब यहाँ पे धीरे धीरे सर्विस जारी है, ठीक है। तो इवेंट है, तो वो कह रहा है आपने जो इवेंट कंप्लीट करा, यहाँ पे बेसिकली याद रखो इन्होंने वर्ड यूज करा है इवेंट। तो अगर जो इवेंट है, इवेंट कंप्लीट होने तक आपने उतना इनवॉइस इशू कर दिया तो भाई इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर लेटर। और अगर आपने इवेंट कंप्लीट होने तक इनवॉइस नहीं इशू किया तो नॉर्मल प्रोविजन, क्या कि सर जी आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल डेट, मतलब इस दिन तक इनवॉइस हो जाना चाहिए था, ड्यू डेट बोले तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, और एक्चुअल पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, चलो ठीक है। तो नॉर्मल है इवेंट, अगर इवेंट तक आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो इवेंट इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर ले ले, और अगर इनवॉइस नहीं इशू किया तो इन्होंने फिर ड्यू डेट और एक्चुअल पेमेंट डेट विच एवर ले। तो ये ना सिंपल क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस पर क्लैरिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, सेम क्वेश्चन बनेगा डिट्टो और आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन जो क्लियर है। सर एक वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर जी, इस पर एक अच्छा सा केस स्टडी बन सकती है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। होता क्या है सर जी, ध्यान सुनो, जैसे होता ही है कि आपने कोई सामान खरीदा, मान लो कुछ भी खरीदा, मैंने कहा मैंने फोन खरीदा, ठीक है, तो जिससे भी खरीदा, लाइक मैंने एप्पल से खरीदा, तो एप्पल कंपनी मेरे को वारंटी देती है कि भाई आपको 1 साल का वारंटी है या 2 साल की वारंटी, वट एवर जो भी आपने पता कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, मेरे को 1 साल की वारंटी है कि अगर 1 साल के अंदर कोई भी उसका पार्ट खराब हो गया तो वो मेरे को रिप्लेस करके देंगे, ठीक करके देंगे, मतलब करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये कि मान लो आपको 2 तरीके की वारंटी मिलती है, एक होती है बेसिक, ठीक है, मान लो मैंने प्रोडक्ट खरीदा तो उन्होंने बोला आपको 2 साल की, जनरली आपने एक गाड़ी वगैरह, बाइक, कार वगैरह में देखा होगा, तो वो कहते हैं कार की पार्ट की वारंटी है 2 साल की, ठीक है, ये नॉर्मल है, या 5 साल की नॉर्मल वारंटी है, उससे आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अभी, मतलब 5 साल की तो सबको मिल रही है, बेसिक है ये, आप 2 साल एक्स्ट्रा ले सकते हो, मतलब 8 साल या 7 साल या 10 साल। तो दिस इज एक्सटेंडेड वारंटी कि भैया प्रोडक्ट जब भी खरीदोगे तो नॉर्मल सबको 5 साल की तो मिल ही रही है, आपको 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, दिस इज एक्सटेंडेड वारंटी। अब पॉइंट ये है कि जो बेसिक वारंटी है उसका वो कोई एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज नहीं करते, वो जो भी उनका एक्चुअल प्राइस है उसी प्राइस में इंक्लूड होता है। तो इस पे कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं, सिंपल है कि भैया मान लो जो भी फोन मैंने बेचा उसमें अलग से कोई वारंटी का पैसा चार्ज नहीं होता, वो उसी में इंक्लूड है, तो वो उसी पे टैक्सेबल होगी, दैट्स इट, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा वारंटी, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज ही नहीं करा, मैंने कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं करी कस्टमर से, तो जो भी आपका ओरिजिनल इशू होगा उसी का होगा, और जो नया पार्ट आप उसमें डालोगे, मान लो अगर आप बेसिक वारंटी में कोई पार्ट आया
कोई पार्ट आया तो वो पार्ट का डिलीवरी चालान डाला जाएगा, उसका कोई प्राइस नहीं होगा और उस पर कोई जीएसटी एडिशनल नहीं लगाया जाएगा। मतलब जब कंपनी ने ओरिजिनली, देखो ना, सोच के देखो कि कंपनी ने 10 लाख का आपको सामान बेचा, या मैंने कहा कि मैंने ये 1 लाख का फोन खरीदा, तो कंपनी ने 1 लाख में इसमें वारंटी ऐड कर रखी है। अब मान लो कुछ भी खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, कैमरे की वारंटी थी, ठीक है, तो सर मैं जाऊंगा और मुझे इसमें कैमरा नया डाल के देंगे, तो वो उस कैमरे का ना मुझे इनवॉइस नहीं देंगे, डिलीवरी चलान देंगे विदाउट जीरो, जीरो प्राइस, ठीक है, जीरो प्राइस पे, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ना कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज किया और इनवॉइस नहीं, कुछ नहीं। सर वो कह रहा है व्हाट अबाउट एक्सटेंडेड वारंटी। अब इस एक्सटेंडेड वारंटी का क्या होगा? एक्सटेंडेड वारंटी दो तरीके से दी जाएगी। एक तो आपने जिस दिन सामान खरीदा उसी टाइम ले लिया, या आपने उसके बाद लिया। मतलब कंपनी क्या बोलेगी, भाई आज आप खरीद रहे हो हमसे, आज ही आपको 1 साल की वारंटी तो नॉर्मल मिल रही है, 1 साल की एक्सटेंडेड है, तो आप ले लो आज ही, क्लियर है? आज आपको सिर्फ 2000 या 5000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और एक्सटेंडेड वारंटी आपके हाथ में हो जाएगी। या फिर आप आज मत लो, ठीक है, आप 1 महीने के अंदर भी ले सकते हो। अगर आपको आज नहीं लेना कोई बात नहीं, आप अभी चले जाओ, लेकिन 1 महीने के अंदर ले जाना, क्लियर है? तो अगर आपने आज ही ले ली, जिस दिन सामान खरीदा था उसी दिन ले ली, तो वो आपसे जो 1000 चार्ज करेंगे, वो ये मानते हैं कि जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज किया उसे हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। क्लैरिफिकेशन है। और कंपोजिट सप्लाई मान के जो भी उसका फोन वोन का प्राइस, जो भी फोन वोन का रेट होगा जीएसटी, उस रेट पे लगा देंगे। वारंटी के अलग से जीएसटी लगाएंगे। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ वारंटी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ वारंटी सर्विस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने बाद में करा तो भैया इनवॉइस तो पहले लग चुका है, अब इसका जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है उसे आप वारंटी के रेट से टैक्सेबल करोगे, दैट इज सर्विस के रेट से टैक्सेबल करोगे। बात समझ आ रही है? ये है क्लैरिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है एक्सटेंडेड वारंटी, कि अगर आपने वारंटी एक्सटेंड कराई है तो कब कराई? सप्लाई के टाइम पे कराई है, सप्लाई के बाद कराई? अगर सप्लाई के टाइम पे कराई तो सर जी फिर तो आपको इमीडिएटली वो कंपोजिट सप्लाई मानेगी, नो कोई एक्स्ट्रा, जितना प्राइस होगा उसी टोटल प्राइस में इंक्लूड करके भैया गुड्स के नाम से टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन अगर आपने बाद में कराई तो उसे अलग से सर्विस के नाम पे टैक्सेबल किया जाएगा। खत्म सर जी, वैल्यू में एक ही क्लैरिफिकेशन और एक खत्म। चार्ज पे आ जाओ सर जी। चार्ज पे, चार्ज पे अभी ना मैं यहां पे हो रहा हूं, फिर मैं अदर पे एक बार अच्छे से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एग्जाम्शन इंपॉर्टेंट है। चार्ज से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्शन है। जैसे मैं आपको अभी बता दूं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ये पुरानी कहानी है, नई अदर है। मतलब आपको पता है रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी, इस पर थोड़ा सा नया आरसीएम पॉइंट ऐड हुआ है। जब भी आप कोई भी इमूल प्रॉपर्टी को देते हो तो वो इमूल प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, मतलब जो बनी है घर के पर्पस के लिए, और उसमें अगर सप्लायर कोई भी हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, क्लियर है, और उसको रजिस्टर्ड रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी वगैरह कोई भी रजिस्टर्ड है, तो सर जी उस पे आरसीएम लग जाएगा। प्रोवाइडेड एक्सेप्शन आपको पता था कि अगर वो बंदा रजिस्टर्ड तो है बट सोल प्रोप्राइटर और अपने लिए घर के लिए ले रहा है तो उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो ये तो पुरानी कहानी थी, अभी इसमें कोई चेंज नहीं है, बाद में बात करेंगे इसकी। लेकिन एक और इन्होंने डाल दिया अदर। कह रहा भैया अगर आपने कोई और भी प्रॉपर्टी ली है, मतलब अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मान लो आपने कमर्शियल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी ली है, कुछ भी लिया है, तो कह रहा है सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रेसिडेंट रजिस्टर्ड है, सर जी आरसीएम वहां भी लग जाएगा। क्लियर है? तो इन्होंने पहले सिर्फ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को कवर किया था, अब इन्होंने सबको कवर कर लिया कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो कवर है ही, इवन अब अदर भी कोई और पर्पस के लिए अगर आपने बिल्डिंग ली और सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उस पर भी जीएसटी अंडर आरसीएम उस रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़ेगा। क्लियर है? इस पे अभी और डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पशन चैप्टर में, क्योंकि एग्जाम्पशन में इस पे कुछ ज्यादा बातें हैं, बट अभी के लिए इसको यहीं पे होल्ड करता हूं, बस इस पे ज्यादा नहीं है। एक मेटल स्क्रैप के ऊपर कहानी और है, वो भी अलग से बात करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई पे जस्ट क्लैरिफिकेशन है, इस पर तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जनवरी में, अब आ गया तो आ गया। कह रहा है सर जी मिस्टर राम है, मान लो वो कह रहा है कि मिस्टर राम है जिसने ऑनलाइन अगर कुछ खरीदा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से अगर कोई सामान खरीदा है, किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से खरीदा है, और जिसकी डिलीवरी बिलिंग एड्रेस अलग है और डिलीवरी अलग है, तो सर जी उस केस में जो अमेज़न जीएसटी मानेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेगा, वो क्या मानेगा, बिलिंग एड्रेस या एक्चुअल डिलीवरी? तो उन्होंने बोला सर जी रेसिपेंट की लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिलीवरी जो है वही उसका इनवॉइस माना जाएगा और वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मतलब डिलीवरी एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इस पर क्लैरिफिकेशन है कि भैया अगर आपका सर जी कोई पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर से कुछ भी कोई भी गुड्स वगैरह अगर परचेज कर रहा है जिसमें बिलिंग हमारे नाम अपने नाम पे है एड्रेस, लेकिन डिलीवरी एड्रेस कुछ और है, तो जहां डिलीवरी एक्चुअली हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सर जी आईटीसी ये है सर जी इंपॉर्टेंट, इन पे बनेंगे पूरे पूरे क्वेश्चन मेरे बच्चे, पूरे पूरे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान सुनना। आईटीसी क्या है? आईटीसी में ध्यान सुनना, सबसे पहले आईटीसी की बात समझो। सर मैं इसको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप प्लीज इधर समझना, ठीक है? ध्यान समझना। सर जी समझो, मानो आज ना मैं कह रहा हूं आज डेट है, मान लो ये है आज डेट है, कोई भी डेट ले लो, आज मान लो 10 मार्च, या मैं कहूं कि 10 मार्च नहीं, 10 10 जनवरी,
10 जनवरी 2025 को मैंने एक परचेज करा, ठीक है, मान लो 5 लाख की परचेज करी और उस पर 18% का जीएसटी, तो ये हो गया 90,000, सामान हो गया 5,90,000 का। अब नाउ क्वेश्चन इजी आया, 90,000 का मुझे आईटीसी मिलेगा। ऑफकोर्स जनवरी की है, तो मैं फरवरी में जब रिटर्न फाइल करता, फरवरी में मैं रिटर्न फाइल करता और मुझे इसका आईटीसी मिलता, पर मान लो फरवरी में मैंने रिटर्न फाइल करी और मैंने इसका आईटीसी या तो मैंने क्लेम नहीं करा या मेरे को जरूरत नहीं थी कि भैया मेरे को इसका आईटीसी नहीं मिला, मतलब मैंने नहीं क्लेम कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, भाई मेरी फरवरी में सेल इतनी नहीं थी, मान लो सेल ही नहीं थी, तो भैया नहीं क्लेम कर पाया, कुछ भी रीजन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आईटीसी कब तक मिलना आना चाहिए था, एक बात बताओ, आपकी लास्ट डेट कब तक है, कब तक आप इसे अवेल कर लोगे? तो आपको पता है सर जी, जो आपका 30 नवंबर है, कब 30 नवंबर, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को, बोलो है ना, ये ईयर एंड हो गया। ईयर एंड होने के बाद जो 30 नवंबर 2025 है और एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, जो भी आपकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट है, विच एवर इज अर्लियर, आप कहोगे इससे पहले आपका सर जी आईटीसी क्लेम हो जाना चाहिए। क्लियर है, पक्की बात है। बट सर जी, बट हुआ क्या? हुआ ये कि सर आपका यहां पे 10 मार्च को 10 मार्च को रजिस्ट्रेशन पीओ ने कैंसिल कर दिया। रजिस्ट्रेशन पीओ ने क्या कर दिया? कैंसिल। क्लियर है। और फिर आपने भैया हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब ये क्या बात हुई, आपने रजिस्ट्रेशन का लॉगिन करा और आपको पता चला कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, आपको मेल आ चुका है कि भाई साहब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, पीओ ने कर दिया, कोई भी रीजन है XYZ, भैया उनको लगता है आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, एनी रीजन की वजह से, जो भी उनके सफिशिएंट रीजन है उसकी वजह से आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया। आपने कहा पर ये तो गलत है, आपने भैया चक्कर लगाने शुरू करे, आपने चक्कर लगाए और फिर जाके आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन रिवोकेट हो गया। अब क्वेश्चन ये हो, रिवोकेट कब हुआ? सर जी रिवोकेट हुआ केस नंबर 1, रिवोकेट हुआ आपका मान लो 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 2025। सर जी रिवोकेशन हुआ 15 दिसंबर 2025, मतलब आपकी डेट जिस टाइम तक आईटीसी अवेल हो जाना चाहिए था, ये लास्ट डेट है सर जी, ये आपकी लास्ट डेट थी, लास्ट डेट के बाद रिवोकेशन हुआ, लास्ट डेट के बाद। तो क्या सर जी जो ये 90,000 का आईटीसी था, सर ये मैं क्या करूं, ये लैप्स हो गया, खत्म, हाँ जी खत्म। डिपार्टमेंट के पास लोग पहुंचे, भाई साहब क्या करें इस 90,000 का, हमारा आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और जब रिवोकेट करा तब तो डेट निकल गई, तो क्या करूं इसका आईटीसी? तो डिपार्टमेंट ने बोला मत करो, खत्म करो। लेकिन फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाली लोगों के हित में और उन्होंने बोला अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, फिर रिवोकेट हुआ और डेट निकल गई, तो भैया जिस दिन रिवोकेशन का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, इस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आप ये सारी रिटर्न जहां से कैंसिल हुआ था, मार्च से लेके जो भी रिटर्न थी यहां तक 15 दिसंबर तक, जितना भी आपने सेल करा था, उसका सेल परचेज करा था, उसकी सारी रिटर्न फाइल करोगे और उस रिटर्न में ये वाला आईटीसी भी आप ले सकते हो, अलाउ। मतलब सेल लिखाओगे और अगर पुराना कोई आईटीसी पड़ा था तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो, लेकिन कब तक? विद इन 30 डेज के अंदर आप ये सारा रिटर्न फाइल करके अपना आईटीसी क्लेम कर लेना। ठीक है जी सर जी, ठीक है। दूसरा मुद्दा, सर 15 दिसंबर को तो नहीं आया, 15 दिसंबर को रिवोकेशन नहीं हुआ, रिवोकेशन हुआ उससे पहले, मतलब डेट निकलने से पहले, मान लो 15 नवंबर को रिवोकेशन हुआ, 15 नवंबर को, तो फिर कब तक हो जाना चाहिए? फिर अभी तो दिन बाकी है। तो उन्होंने बोला सर जी सुनो, अब उन्होंने बोला कि 15 नवंबर तक है, तो फिर से वही सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी आपको, कितने 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। लेकिन 30 डेज तो नवंबर के बाद आ रहा है, 30 डेज तो नवंबर के बाद आ रहा है, मतलब 15 दिसंबर आ रहा है, तो फिर क्या करूं सर, ये मेरे पास अब 30 दिन के अंदर फाइल करना है, तो भैया वो तो 15 नवंबर के बाद आ रहा है, तो 30 नवंबर के बाद आ रहा है, तो क्या मैं 30 नवंबर के बाद जा सकता हूं? द आंसर इज यस। उन्होंने बोला अलाउ, दैट मीन्स उन्होंने बोला ये वाली डेट जो आपकी आ रही है इसमें अर्लियर, ये लास्ट डेट है, और जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर तक, विच एवर इज लेटर जो आएगा वहां तक अवेल कर सकते हो। मतलब अगर आपके मान लो ये 15 अक्टूबर होता, तो 15 अक्टूबर के 30 दिन कितने होते? जो भी आता, मान लो अक्टूबर के बाद जो भी, मैं 1-2 दिन का ऊपर नीचे कर रहा हूं, 14 नवंबर होता और 30 नवंबर, और अभी मान लो एनुअल रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई है,
ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है भैया 30 नवंबर। और अगर ये बाद में आ रहा है तो बाद में, मतलब पॉइंट ये कि आपको ऑर्डर के 30 दिन तो दिए जा रहे हैं, और 30 दिन उस डेट के बाद भी पढ़ रहे हैं तो भी ओके, लेकिन उससे पहले पढ़ रहे हैं तो भैया 30 नवंबर, जो भी बाद में, मतलब आपका एक्चुअल लास्ट डेट और आपका 30 दिन। अगर लास्ट डेट से पहले 30 दिन खत्म हो जा रहे हैं तो भैया लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बाद 30 दिन खत्म हो रहे हैं तो जो बात खत्म हो रहे हैं, जो डेट आ रही है वहां तक वेट कर लो, बस खत्म। यही क्लैरिफिकेशन आईटीसी की। कह रहा है सर जी अगर रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था अंडर सेक्शन 29 और फिर उसके बाद वो कैंसिलेशन रिवोक्ड हो गया, तो रजिस्टर्ड पर्सन आपका आईटीसी ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट जिनका आईटीसी उसने अभी तक नहीं लिया था इन रिटर्न। कब तक ले सकता है सर जी? जो उसकी लास्ट डेट है, बोले तो 30 नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर से वो रिटर्न इनवॉइस बिलोंग करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर, और एक्चुअल एनुअल रिटर्न विच एवर, ये तो है ही लास्ट डेट, इसे तो हम लास्ट डेट बोलते हैं, ये तो लास्ट डेट है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भैया और 30 दिन, और सॉरी सॉरी सॉरी, और 30 दिन, और 30 दिन ऑफ द रिवोकेशन ऑर्डर से अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी विद इन टाइम, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप वहां तक लेटर फाइल कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। बस इतनी सी बात है, खत्म। सर जी आईटीसी अंडर सेक्शन 16 ये खत्म हो गया बेटा, इस पे प्लीज पढ़ के जाना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। अमेंडमेंट होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी अमेंडमेंट पे अटको और आपको लगता है सर जी और क्लैरिफिकेशन या एग्जांपल चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, जो भी अमेंडमेंट जिस चैप्टर के बोलोगे मैं उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन करा दूंगा, पर कमेंट करना तभी बनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, कह रहा क्लैरिफिकेशन एक और है। सर आपको पता है, इधर देखो जल्दी से, मान लो आपने कोई भी सर्विस ली, ठीक है, मान लो आपने एडवोकेट की सर्विस ली, ठीक है, या आपने कोई भी सर्विस ली और आप आरसीएम में टैक्सेबल हो, दैट इज रेसिपेंट को टैक्सेबल है। अब पॉइंट ये कि रेसिपेंट अगर टैक्सेबल है तो आपको पता है रेसिपेंट के हिसाब से आपको पता है सर आईटीसी में रेसिपेंट को आईटीसी कम मिलेगा जब वो इशू करेगा क्या, इनवॉइस इशू करेगा। इनवॉइस इशू करेगा मतलब रेसिपेंट में तो अपनी ही जिम्मेदारी बनती है ना कि हमें पेमेंट वाउचर के साथ साथ हमें अपना इनवॉइस बनाना है, उसी टैक्स इनवॉइस हमें इशू करना है और उसी टैक्स इनवॉइस के बेस में हम इनवॉइस टैक्स पे करेंगे और उसी टैक्स पेस का हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बोलो है ना। जैसे आरसीएम में सप्लायर कुछ नहीं करेगा, रेसिपेंट ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा अपने ब्याह पे अपने को, और उसी टैक्स इनवॉइस के ब्याह पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा और उसी के ब्याह पे अपने गवर्नमेंट आईटीसी क्लेम कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज ये कि मान लो आपको पता है आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, आपको पता है आरसीएम के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कितना है? सर गुड्स के केस में 30 दिन है, सर्विस के केस में 60 दिन है, और सर जी पेमेंट डेट ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है। तो वो वाला आरसीएम है, तब आपको इनवॉइस इशू करना है। अब मान लो मैं कह रहा हूं सर जी उसने सर्विस ली थी एडवोकेट की 15 मार्च को, 15 मार्च 2025 को, क्लियर है। और सर जी उसने जो इनवॉइस दिया वो दिया मान लो 5 अप्रैल को, इनवॉइस दिया 5 अप्रैल 2025 को, 5 अप्रैल 2025। सर जी इनवॉइस सर्विस कब थी? सर्विस की डेट क्या थी? सर्विस ली थी उसने 15 मार्च को और इनवॉइस दिया जो 5 अप्रैल को। अब पॉइंट ये है कि मान लो इसका आईटीसी कब तक क्लेम करना है, तो इस पे क्लैरिफिकेशन आई है क्या जिस दिन सर्विस दिया उससे, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में तो यही होता है, फॉरवर्ड चार्ज में तो आप यही कहते हो कि भैया जो इनवॉइस जहां पे है वहीं से। अब यहां पे बताओ ये आरसीएम के केस में अगर मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूं तो क्या मेरी डेट से होगा या जिस दिन सर्विस दी? तो आंसर इज इनवॉइस डेट। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाल दी, अगेन डेट ऑफ सर्विस इज नॉट रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट इज इनवॉइस किस साल इशू हुआ। तो अगर इनवॉइस 5 अप्रैल को हुआ तो आप इशू कर सकते हो 30 नवंबर 2026 तक, मतलब आपका ईयर जो काउंट होगा वो 24-25 काउंट नहीं होगा, 25-26 काउंट होगा। तो भैया यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) में जो है नवंबर और एनुअल रिटर्न की डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर अर्लियर वाला जो टाइम लिमिट है वो उस फाइनेंशियल ईयर में माना जाएगा जिसमें आपका इनवॉइस इशू है अंडर आरसीएम, क्लियर है, ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जिस साल आपने फाइनेंशियल सप्लाई दी है। तो सिंपल है, आपको सर्विस से लेना देना नहीं है, आपको इनवॉइस से लेना देना। इनवॉइस वाला ईयर आपका माना जाएगा लास्ट डेट ऑफ आईटीसी क्लेम करने के लिए, ठीक है जी। क्लैरिफिकेशन एक और इंपॉर्टेंट, सर जी डेमो व्हीकल, आपको पता है गाड़ियों के केस में जो नई गाड़ी आती है उसके लिए डीलर अपने यहाँ पे डेमो लगाता है। कोई भी गाड़ी उठा लो जाके, आप शोरूम में जाओगे तो आपको नई गाड़ी भैया डीलर को मिलेगी शोरूम में, ठीक है। अब नाउ सर जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है भैया, फरारी है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अब डीलर अपॉइंट करते हैं इंडिया में वगैरह में और डीलर को सामान देते हैं। अब डीलर जो है सर जी होता क्या है, डीलर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जो भी मेन कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे वो जो कार है, डेमो कार जिसे बोलते हैं डेमो कार, वो कार खरीदता है, वो कार खरीदता है। अब पॉइंट ये कि उसने अगर वो कार खरीदी, अगर उसने वो कार खरीदी तो नाउ क्वेश्चन इज क्या उस कार का उसको डीलर को आईटीसी मिलेगा? क्योंकि वो तो उसे आगे सेल नहीं कर रहा, वो तो उसे सिर्फ दिखा रहा है, वो तो उसे सिर्फ दिखा रहा है। और मान लो कार की कैपेसिटी 13 से कम है, याद करो आईटीसी 17 सबसेक्शन 5,
सर जी अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है सर जी और जिसकी कैपेसिटी 13 से कम है और अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रेनिंग वगैरह या फर्दर सप्लाई में नहीं यूज किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पे आ गया कि जो आपने कार खरीदी है 13 से कम की कैपेसिटी है और आपने उसे अपने किसके लिए यूज कर रहे हो, आप डेमो के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा, इस पे क्वेश्चन है। इशू नंबर 1 कि अगर डीलर ने वो परचेज करा है और वो यूज कर रहा है ट्रायल रन के लिए या वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है फीचर्स वगैरह को कि भैया पोटेंशियल बायर को दिखा रहा है और बाद में जाके वो बेच देगा डब्ल्यूडीवी पे, तो ये बताओ बाद में जाके बेच देगा, जब तक वो 5 साल जो भी जितने टाइम उसे दिखाना दिखाएगा उसके बाद वो बेच देगा, तो नाउ क्या उसको उसका आईटीसी मिलेगा? 100% आईटीसी मिलेगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि वो एज अ फर्दर सप्लाई में ही यूज कर रहा है और इसे उसका 100% आईटीसी मिलेगा। बट अगर उसने बोला कि नहीं नहीं मैं किसी और पर्पज में यूज करूंगा, मान लो उसने बोला कि इसे मैं बेचूंगा नहीं, मैं इसे पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में यूज करूंगा या कुछ और करूंगा, तो सर उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप उसे फर्दर उसी में यूज करोगे और फिर बेच दोगे तो फिर वो मिल जाएगा। अगर आप उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वगैरह में चलाओगे तो आपको उसका आईटीसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय वगैरह में चलाओगे तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर जी अगर डीलर ने बोला कि सर जी हम ना ये कैपिटलाइज कर देंगे, इशू नंबर 3 2 पे बाद में आता हूं। कैपिटलाइज मतलब उसे वो बेचेगा नहीं, वो उसे एसेट दिखाएगा, परचेज नहीं दिखाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, तो क्या आईटीसी मिलेगा? सर नॉर्मली हाँ, बस प्रोवाइडेड कि उसने इनकम टैक्स ना क्लेम कर रखा हो। मैंने नो आईटीसी लिखा है बट आप यहां पे लिख सकते हो कि आईटीसी मिल जाएगा अगर आप लिखोगे आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्लेम, पर अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया देन नो, देन नो। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटलाइजेशन से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने उसे परचेज अकाउंट डेबिट कराया या एसेट अकाउंट डेबिट कराया, आपने उसे बुक्स में परचेज दिखाया, अपनी बुक्स में एसेट दिखाया, सिंपल सी बात है, हम उसे फर्दर सप्लाई मानेंगे और उसको आईटीसी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड उसने अगर कैपिटलाइज करके उसकी वैल्यू पे इनकम टैक्स क्लेम कर लिया तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? और अगर तीसरा केस उसने बोला कि सर जी डीलर खरीद ही नहीं रहा है, वो कह रहा है सिर्फ हमें दिखा दो, एजेंट की तरह हम काम करेंगे और वापस कार आपको भेज देंगे, तो सर जी फिर तो आप जब खरीद ही नहीं रहे हो तो मैन्युफैक्चर जो इशू करेगा वो इनवॉइस सीधा कस्टमर को करेगा, तो उस केस में भैया आपके ऊपर कोई आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, आप उसे कोई फर्दर सप्लाई नहीं मानोगे, दैट मींस वो आपका आईटीसी ब्लॉक रहेगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैन्युफैक्चर को तो ऑफकोर्स मिल ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कस्टमर को नहीं मिलेगा। और डीलर की तो भैया अगर आप उस डीलर से बुक्स में दिखा भी रहा है तो उसे कोई आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एजेंट नहीं है, वो उसे खरीद नहीं रहा है, एजेंट के रूप में दिखा रहा है। तो अगर आप बोलो कि डीलर को कोई आईटीसी मिलेगा तो डीलर खरीद ही नहीं रहा भाई साहब, डीलर को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? 3 केस दोबारा समझो। सर जी अगर आपने कोई भी डेमो व्हीकल खरीदी है जिसकी कैपेसिटी 13 से कम है और वो आपके डेमो पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको आईटीसी मिलेगा? अगर डीलर कह रहा है सर जी मैंने खरीदा है और इसे मैं यूज करूंगा और बाद में जाके इसे मैं बेच दूंगा, इसे मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय वगैरह अदर यूज में नहीं लूंगा, तो 100% आईटीसी अलाउ, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है हमने कैपिटलाइज कर दिया, हमने परचेज नहीं दिखाया, हमने एसेट दिखाई है, कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी मिल जाएगा, बस डेप्रिसिएशन मत क्लेम कराना इनकम टैक्स में। तीसरा, अगर हम खरीद ही नहीं रहे तो भाई साहब फिर हमें आईटीसी कुछ नहीं मिलने वाला, बात खत्म। एक अवेलेबिलिटी ये सीधा सीधा आया कि सर जी जो भी डक्ट्स और मैन होल होते हैं, जितने भी आपके ऑप्टिकल फाइबर में यूज होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में केबल में जो भी आपके डक्ट्स और मन होल्स यूज होते हैं, सर जी उनका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इन्होंने सिंपल क्लैरिफिकेशन है, सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है कि डक्ट्स और मैनहोल जो है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसके? ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन नेटवर्क के, जो आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में देते हो। अब इन्हें ना हम लैंड एंड बिल्डिंग नहीं कह सकते, सिविल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं कह सकते, ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है? तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉर्मल है और आपको इनका कोई आईटीसी को ब्लॉक नहीं है, आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाओगे तो ऑफकोर्स आईटीसी ब्लॉक्ड है, बट ये केबल में लगता है, ये केबल में लगता है, तो केबल इज अ नॉट इमूवेबल, आप इसे प्लांट एंड मशीनरी की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो इनका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन और है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। सर जी आराम से देखना, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। अगेन आपसे क्या है कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो सर जी वही खर्चों वाली बात है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करा रखा अपनी गाड़ी का और फिर आपने गाड़ी की रिपेयर कराई, कोई भी रिपेयर वगैरह कराई है और रिपेयर का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स कर रही है। अब हो क्या रहा है, ध्यान सुनना सर, 2 तरीके का इंश्योरेंस रिम्बर्स होता है, एक होता है कैशलेस इंश्योरेंस और एक होता है रिम्बर्समेंट। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर मैंने कैशलेस करा रखा है तो मैं जाऊंगा गैराज पे, ठीक है, जो भी जहां से भी मैं रिपेयर कराता हूं वहां जाऊंगा और मैं अपनी गाड़ी ठीक कराऊंगा। वो गैराज वाले इनवॉइस मुझे ना देके सीधा कंपनी के नाम पे इशू करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के इशू करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी सीधा उन्हें पैसा दे देगी। सेम एज आप हॉस्पिटल वाली सर्विस समझो कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, अपना इलाज करा रहे हो, हॉस्पिटल वाले आपको इनवॉइस ना देके सीधा किसको दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी सीधा पैसा किसे दे रही है? हॉस्पिटल को। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मोटर गैराज वाला आपको सिर्फ रिपेयर सर्विस दे रहा है इंश्योर को, बिल किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी, और उसकी पेमेंट हो रही है,
या फिर सर जी आप मोटर गैराज को सर्विस करा रहे हो, वो आपको सर्विस दे रहा है, आप उसे पेमेंट कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो बिल आपके ना आपको दे रहा है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे, और फिर इंश्योरेंस कंपनी उस बिल का रिम्बर्समेंट कर रही है। कुछ भी हो जाए, बिल इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे जा रहा है, पैसा चाहे इंश्योरेंस कंपनी दे रही है या आप देके इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हो, वो कह रहा है दोनों ही केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आईटीसी मिल जाएगा भैया। सीधी सी बात, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कौन सा पेमेंट यूज किया था, डायरेक्ट पैसा आया था या इंश्योरेंस कंपनी ने रिम्बर्स किया, माना जाएगा कि भैया इंश्योरेंस कंपनी को उसका, इंश्योरेंस कंपनी याद है ना, इंश्योरेंस कंपनी और मैन्युफैक्चरर को उसका आईटीसी मिल जाता है। क्लियर है? बट अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बिल ही नहीं कट रहा, वो गैराज वाला मेरे नाम पे इनवॉइस काट रहा है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। क्लियर है? लॉजिक आप ध्यान से सोचते रहो। सर इंश्योरेंस कंपनी को आप बिल दे रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो आपके आईटीसी में शो होगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके इनवॉइस का आपके नाम पे होगा तो सर आप तो अनरजिस्टर्ड हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। खत्म हो चुका है सर जी यहाँ पे पर्पस। लास्ट बस फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लूंगा मैं, ठीक है। चैप्टर रजिस्ट्रेशन। सर जी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या है अमेंडमेंट? रजिस्ट्रेशन में सबसे पहली अमेंडमेंट है सर जी, आपको पता है सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट पे है, 23 आपकी कुछ लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना है, और सेक्शन 24 जिनको रजिस्ट्रेशन सॉरी मैं गलत बोल गया, 22 थ्रेशोल्ड लिमिट, 23 जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और 24 जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। 23 में लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन जो 100% क्या कर रहा है, 100% आरसीएम सप्लाई कर रहा है, मतलब ये सप्लायर है और ये रेसिपेंट है, और ये सप्लायर 100% आरसीएम सप्लाई कर रहा है, तो आपको पता है इस सप्लायर को नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। भाई क्या करें इसका रजिस्ट्रेशन करवा के, हमें नहीं कराना इसका रजिस्ट्रेशन, क्या करें जब इसको टैक्स ही नहीं देना। बट इन्होंने बोला ओह लो सर जी, यहां पर अगर कोई पर्सन इंगेज्ड है, किसमें मेरे बच्चे, अगर पर्सन इंगेज्ड है सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सर जी ये सप्लायर चले ही भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर ये मेटल स्क्रैप बेच रहा है, क्या कर रहा है, मेटल स्क्रैप बेच रहा है, भले ही आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा वो फर्क नहीं पड़ रहा, पर इसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब सर जी अमेंडमेंट है कि सर जी का अगर 100% आरसीएम सप्लाई कर रहा है, कोई भी सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप वाले को लेना पड़ेगा, भले ही वो 100% है, उसे जीएसटी में नहीं भरना, फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर छोटे छोटे लल्लू अमेंडमेंट है, आपको पता है बायोमेट्रिक, सर जी थंब वाला आधार ऑथेंटिकेशन पहले था कुछ लोगों को, सर जी गुजरात, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में था कि उनको कराना है, बाकी सब ओटीपी से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बट अब हो गया है सर जी हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में हर किसी को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ओटीपी वाला टाटा बाय बाय। ठीक है जी। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं लिया तो एक छोटा सा इन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया है, कहते हैं सर जी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एप्लीकेंट कोई भी डज नॉट ऑप्ट क्या कर रहा है ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहा है तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, वो उसको एक फोटोग्राफ क्या करना पड़ेगा, एक फोटोग्राफ लेके अपने एप्लीकेंट्स का, मतलब अगर मैं करा रहा हूं मेरा, ठीक है, व्हेन द एप्लीकेंट अगर इंडिविजुअल है और अगर मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, लाइक मैं कौन हूं सर जी, मैं एचयूएफ हूं तो कर्ता का, अगर पार्टनरशिप हूं तो पार्टनर का, कंपनी हूं तो एमडी होल टाइम डायरेक्टर वगैरह का, जो भी ट्रस्टी वगैरह उनका अपना लेके फोटो लेके अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड, जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे उनकी ओरिजिनल कॉपी लेके, जो भी आपके आसपास नोटिफाई फैसिलिटेशन आधार सेंटर है वहां जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी माना जाएगा कि आपने जब ये पूरा प्रोसेस कर दिया तभी आपका एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फिर ये वाला पॉइंट वही है सर जी, अगर क्या ये एक नई अमेंडमेंट है बेटा, इस पे प्लीज मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर जी जो याद है पीओ को कुछ पावर दी गई थी कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, उसमें 2 पावर और ऐड कर दी, मतलब पीओ के पास तो बड़ा भर पावर दी जा रही है। 2 पावर क्या है, वही 2 पावर है, याद करना आईटीसी वाली, क्या कि सर जी मान लो इधर देखो मेरी तरफ, वही वाला पुराना एग्जांपल लेके चलना आईटीसी वाला, कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप रजिस्टर्ड थे, आप अपनी सारा आईटीसी वगैरह क्लेम कर रहे थे, बट पीओ ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर आपने फाइट करी, जो भी करी फाइट करी, और आपका रजिस्ट्रेशन रिवोकेट हो गया। ठीक है, अब रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, बोलो है ना। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है सर जी, क्या बोला मैंने, अगर आपने रिटर्न 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं करी है, पीओ उठा के आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा।
क्लियर है, सीधी सी बात है याद से। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, मान लो जैसे यहाँ पे डेट समझना कि सर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था 15 मार्च से, 15 मार्च से, और आपका ये कैंसिल हुआ था और रिवोकेट हुआ मान लो 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपको इसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको 15 मार्च से लेकर 10 अक्टूबर तक की सारी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। अगर आपने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया था, मतलब मान लो उन्होंने बोला आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है 1 जनवरी से, कहां से कैंसिल है 1 जनवरी, तो आपको 1 जनवरी से लेके यहां तक की सारी रिटर्न 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेंगी, वरना आपका रजिस्ट्रेशन फिर से कैंसिल कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है, पढ़ के देख लो सर जी। वो कह रहा है पीओ में कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन अगर वो फेल हो गया। क्या फेल हो गया? फाइल करना आफ्टर रिवोकेशन के बाद, रिवोकेशन के बाद अगर वो रिटर्न फाइल करना फेल हो गया। क्या रिटर्न फाइल कर रहा है कहां से? बिटवीन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से लेकर रिवोकेशन, जिस दिन कैंसिलेशन आया, बोले तो मेरे केस में 15 मार्च से लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच में 30 दिन के अंदर अगर उसने फाइल नहीं किया तो उसको कैंसिल दोबारा कर दिया जाएगा। और अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल हुआ था तो वहां तक जहां से उसका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है टिल कैंसिलेशन डेट, वहां तक आपका करना पड़ेगा, ठीक है। यहां ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन होना चाहिए, यहां पे मैंने कैंसिलेशन लिख दिया है, ठीक है। यहां ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, तो रिवोकेशन से लेके, ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन से लेके टिल जिस दिन आपकी कैंसिलेशन डेट बोले तो 1 मार्च तक, वहां तक आपको रिवोकेशन करना, मतलब वहां के 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सर जी हो चुका है खत्म। पेमेंट पे एक बार और बात सुन लेना, पेमेंट के बाद, हाँ ठीक है। फिर टैक्स इनवॉइस भी छोटा सा है, हाँ टीडीएस टीसीएस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट के बारे में सुनना, एक यहाँ पे छोटी सी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। सर आपके सामने 2 सेक्शन, एक सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और एक 50 सबसेक्शन 3 इंटरेस्ट के ऊपर। वो कहता है कि मान लो आपको, पहले थोड़ी सी बात समझना कि अगर आपने, मान लो आज थी डेट, ठीक है, ये था आपका फरवरी मंथ, आपको इसकी 20 मार्च तक रिटर्न फाइल करके चलनी चाहिए थी। आपका 20 मार्च तक टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, मान लो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 2 लाख की, जिसमें से आपको पता है कि आप 50,000 आईटीसी से ले लेते, आईटीसी से 50,000 लेते, बाकी 1.5 लाख आप ई कैश से पे करते, 1.5 लाख, ठीक है। पर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है, और आपने डिले कर दिया, डिले करके आपने फाइल करी मान लो अगले महीने 15 जून को, तो आपको 20 मार्च से लेके, मतलब 21 मार्च से लेके 15 मार्च का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना आपको पता है? अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो आपको जो ई कैश वाला पोर्शन है उस पर 1.5 लाख पे 18% से, जितने दिन का भी डिले किया 21 मार्च से लेके यहां तक का, उतना ब्याज पे करना पड़ेगा। और अगर आपने ये फाइल कर दिया होता, 53 कब लगता है? फाइल कर दिया होता, और लेकिन बाद में पता चलता है कि आपने रॉन्ग फाइल किया है, मतलब आपने फाइल तो कर दिया, यहां तो फाइल ही नहीं किया, ब्लेटेड फाइल हो रहा है, ठीक है, तो आपको बाद में ब्याज लगेगा। और अगर आपने रॉन्ग फाइलिंग की होती तो आपको पूरे अमाउंट पे लगता, पूरे बोले तो 2 लाख पे, ठीक है, पूरा 2 लाख पे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने एक छोटी सी पॉइंट बोली, कह रहा इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें कि मान लो आपके 1.5 लाख पे लगेगा, बट वो कह रहा है सर जी जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करनी थी, जैसे 20 मार्च ये डेट थी, इससे पहले या इस दिन तक अगर आपके ई कैश में पैसा पड़ा था कुछ, मान लो आपके ई कैश में 80,000 रुपए पड़े थे, क्लियर है, जो आपने 15 जून तक पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने पे नहीं किए, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग से पहले गवर्नमेंट को पैसा पड़ा था, बस आपको उसको एक एंट्री रिटर्न फाइल करके वो पेमेंट क्रेडिट करना था, बट आपने डाल रखा था, आपके ई कैश में पड़ा था, बस आपको एक सेटअप करना था 80,000 तक का, तो भाई हम ना ब्याज फिर आपका उतने पे लेंगे जितना नहीं पड़ा था। मतलब क्लैरिफिकेशन अभी आई कि 1.5 लाख पे नहीं लगेगा ब्याज, कितने पे लगेगा? 80 पड़ा था 70 पे लगेगा, कितने पे लगेगा? 70, बस इतनी सी क्लैरिफिकेशन। तो यहां पे यही पॉइंट है, इन्होंने एक प्रोविजो ऐड करा है, ये प्रोविजो है, क्या है कि अगर एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज पर द प्रोविजन सेक्शन 49 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपने ऑलरेडी पैसा डाल दिया था, ठीक है, सेड रिटर्न के लिए, बट इज डेबिटेड फ्रॉम द सेड लेजर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स वाइलिंग द फाइलिंग द सेड आफ्टर द ड्यू डेट, लेकिन ये अमाउंट डेबिट कब हुआ सर? ड्यू डेट निकलने के बाद, जब आपने एक्चुअल फाइलिंग करी तब, तो हम ना उतने पे, कह रहा सेड अमाउंट जो आपका पहले से पड़ा था उतने अमाउंट पे हम उसे नहीं लेंगे ब्याज की कैलकुलेशन के लिए, तो हम उस पर कोई ब्याज लगाने वाले नहीं, क्लियर है। तो ये आपकी एक अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, इस पर एमसीक्यू बन जाएगा, एमसीक्यू कह रहा हूं क्वेश्चन ही बन जाएगा सर जी, प्लीज ध्यान सुनना, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा अमेंडमेंट क्या है, ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन ही मान के चलो। वो कहते हैं सर जी आपको पता है रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, नाम एड्रेस वगैरह सब बताना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट भी यहाँ आता है, और अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो 50,000 से ज्यादा है तो नेम एड्रेस, और 50,000 से कम है तो आपको स्टिल रिक्वेस्ट है, मतलब आपको करना है तो करो, नहीं है तो आपको ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं। बट इन्होंने बोला सर जी अगर वो ऑनलाइन मनी गेमिंग में,
या आपका कोई टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रहा है थ्रू ईसीओ के थ्रू, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजन वगैरह से सप्लाई हो रही है, तो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, मतलब मनी गेमिंग है या ईसीयू है और वो अगर सप्लाई कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्टर्ड सामने वाले की वैल्यू क्या है। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तब भी वो टैक्स इनवॉइस में ये दिखाएगा कि उसने जो रजिस्टर्ड पर्सन को करा है उसमें उसका नेम ऑफ स्टेट ऑफ रेसिपेंट होगा, सेम शैल बी डीम्ड टू द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रेसिपेंट। उसको ये बताना पड़ेगा कि रेसिपेंट का स्टेट कौन सा है, वो आप टैक्स इनवॉइस में मेंशन करोगे। मतलब क्या है सर जी, ध्यान सुनो, अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं या मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग हूं और मैं किसी को भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करूंगा तो मुझे स्टेट दिखाना मैंडेटरी है, चाहे वैल्यू 50,000 से कम है या 50,000 से ज्यादा है। बात समझ आ रही, उसका स्टेट दिखाना पड़ेगा और वही स्टेट माना जाएगा उसके रेसिपेंट का एड्रेस, अगर वो सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, क्लियर है, ये एक छोटा सा पॉइंट है। टीडीएस टीसीएस में बस एक छोटी सी बात समझना, सर जी आपको पता है टीडीएस काटने के लिए आपको पता है 4 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से आपको पता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह हो गए, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, और एक नोटिफाइड पर्सन है। जिन नोटिफाइड पर्सन में ये 4 लोग थे, ये 3 लोग थे पहले, अब एक 4 लोग और आ गया। मतलब पहले वही था कि अगर कोई अथॉरिटी है जिसे गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ठीक है, स्टेट या पार्लियामेंट ने, और जिसमें 51% से ज्यादा इक्विटी कंट्रोल गवर्नमेंट की है, ठीक है, नो छोड़ो। दूसरा यहाँ पे सोसाइटी था, तीसरा पीएसयू था, और चौथा इन्होंने करा है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, बेटा कोई भी आरपी है जो मेटल स्क्रैप कर रहा है किसी और दूसरे अदर आरपी को, रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अगर मेटल स्क्रैप कर रहा है तो उस केस में आप टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? टीडीएस। बेटा क्या बोला? टीडीएस। यहां पे ना एक अमेंडमेंट भी याद रखना, सर कोई यूआरपी है जो मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है, मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में इस पे आरसीएम लग जाएगा, इस पे लगेगा आरसीएम। और बेटा इसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन की बात है। मतलब यूआरपी है, इसे तब भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही 100% आरसीएम पे वो टैक्सेबल है, तब भी लेना पड़ेगा। और अगर दोनों ही रजिस्टर्ड हैं, दोनों ही रजिस्टर्ड हैं, तो भैया टीडीएस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको टीडीएस करना पड़ेगा, फिर आपको रेसिपेंट जी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, फिर वो बाद में अपना सप्लाई, ये तो अपनी टैक्स रिटर्न भरेगा, उसमें वो टीडीएस क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। मतलब अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैं मेटल सप्लाई कर रहा हूं तो सामने वाला टैक्स भरेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों ही रजिस्टर्ड है, पहले से ही दोनों रजिस्टर्ड है, तो सर जी उस केस में मैं टैक्स भरूंगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है, और सामने वाला टीडीएस काटेगा। ठीक है जी, इन्होंने वही बात करी है, यहां पर एक और बात करी है। पहले इन्होंने था कि अगर आपका पीएसयू टू पीएसयू है तो उसको टीडीएस नहीं काटना। अब इन्होंने यहां पे बोला है इनमें से कोई भी है, ए बी सी डी, कोई भी, 7 बंदे हो गए ना, 3 पहले थे, 4 अब हो गए, 7 बंदे, 7 में आपस में 7 कोई भी कर रहा है तो उनके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, बट प्रोवाइडेड इस वाले को छोड़ दो। तो मतलब 7 नहीं है, कितने? 6। मतलब गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को, सर जी सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को, सर जी लोकल अथॉरिटी दूसरी लोकल अथॉरिटी, किसी को भी आपस में सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, पहले सिर्फ पीएसयू का था, अब सबका हो गया। इस पे प्लीज पढ़ना यहाँ पे। और एक लास्ट पॉइंट, टीसीएस का रेट अमेंड हो चुका है बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंटली याद करके जाना। पहले रेट 1% था, अब 2.5 और 6% हो गया है, तो ये रेट अमेंड हो चुका है, इसको आराम से पढ़ लेना। टीसीएस का रेट बदल चुका है, ध्यान रखना, टीसीएस का रेट बदल चुका है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर जी, तो अब निपटाते हैं बच्ची कुछ अमेंडमेंट, जिसमें सब लास्ट है हमारी रिटर्न, आखिरी चैप्टर है हमारे जीएसटी का। बट सर जी अभी बाकी है एग्जाम्शंस। सर जी एग्जाम्शन बड़ी अमेंडमेंट बाकी है जिनको हम लास्ट में कवर करने वाले हैं, पर पहले चिपटाते हैं चुटपुट अमेंडमेंट। लास्ट है रिटर्न। सर जी रिटर्न में क्या? रिटर्न में अगर मैं अमेंडमेंट बात करूं तो जैसे ही अमेंडमेंट सुनोगे आप बोलोगे थैंक यू जीएसटी डिपार्टमेंट, थैंक यू जीएसटी डिपार्टमेंट। सर एक मेजर प्रॉब्लम थी हमारे टैक्स पेयर के लिए, उन्होंने इसको कर दिया रिजॉल्व। सुनना बड़े ध्यान से, पहले प्रॉब्लम समझना। प्रॉब्लम ये थी, मान लो आप कह रहे हो सर जी हमारा जो मंथ अभी करंटली चल रहा है मार्च, ठीक है, तो मार्च में मैंने मान लो जो भी सप्लाई करिए, आउटवर्ड सप्लाई करिए, जो भी आउटवर्ड सप्लाई करिए, इसकी रिटर्न मुझे सबमिट करनी पड़ेगी सर जी अगले महीने की 11 तारीख। तो अगर मैं नॉर्मली रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो 11 तारीख तक मुझे 11th ऑफ अप्रैल तक मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी, जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी। और सर जी इसके बाद 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक मुझे कहीं ना कहीं जीएसटीआर 3 भी फाइल करके इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो है ना, जीएसटीआर 3 भी फाइल करके मुझे इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉर्मल ये चल रहा था। होता क्या था, बट सर जी आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करते थे तो आपको इस पूरे मंथ की यहाँ पे सप्लाई डिटेल डालनी पड़ती थी कि आपने ये सामान बेचा और इसकी सप्लाई की आपको डिटेल लेनी पड़ती थी। बट मान लो सर जी आपसे जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई। गलती क्या हो गई सर जी? आपने कोई इनवॉइस डालना था और वो नहीं डाला या भूल गए, आपसे कोई इनवॉइस मिस हो गया या आपने गलत डाल दिया, वट एवर कुछ भी कर दिया,
गलती हो गई तो क्या जीएसटीआर 1 को रेक्टिफाई कर सकते थे? द आंसर इज नो। पहले ये था कि एक बार जीएसटीआर 1 का सबमिट बटन दब गया, टन टनाटन, सर जी अगर जीएसटीआर 1 सबमिट हो गई तो भूल जाओ, अब जीएसटीआर 1 उस पीरियड की दोबारा रिवाइज तो नहीं हो सकती। अब जो भी गलती है उसको अपने अगले महीने की रिटर्न में आप अमेंडमेंट वाले कॉलम में डाल के क्लियर करोगे। मतलब अगर आपकी मार्च की कोई गलती है और अप्रैल की रिटर्न फाइल हो चुकी है तो अब आप नहीं कर सकते। अब अप्रैल की रिटर्न को जब मई में फाइल करोगे तब जाके आप चीजें ठीक करोगे। बट इन्होंने सुन ली, सर जी सुन ली आपकी गुहार, कहते हैं ठीक है जी, ठीक है जी। आप जीएसटीआर 1 अगर आपने फाइल कर दी और आपसे कुछ हो गया है, कुछ इनवॉइस मिस हो गए, तो आप रिवाइज कर सकते हो। बट कैसे? आपको जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, एक नई, जिस दिन आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे आपके पास तुरंत एक जीएसटीआर का ऑप्शन हो जाएगा, जीएसटीआर 1A। ओ, एक नई रिटर्न इंट्रोड्यूस करी उन्होंने, जीएसटीआर 1A, जिसमें आप जीएसटीआर 1 की गलतियां अपनी रेक्टिफाई कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट जो भी इनवॉइसेस मिस हो गए हैं, जो छूट गए हैं, उनका आप जीएसटीआर 1 में डाल के काम कर सकते हो। तो सिंपल समझो कि अब जीएसटीआर 1 को क्या मैं चेंज कर सकता हूं? नहीं सर, हम चेंज तो अभी भी नहीं कर सकते, बट अब आपको अगले रिटर्न तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जीएसटीआर 1 के जैसे ही सबमिट करोगे वैसे ही जीएसटीआर 1A आ जाएगी आपके सामने। और अगर आपको लगता है कि आपको 2 दिन बाद या उस दिन अगले 1 ही मिनट बाद पता चल गया कि आपने जीएसटीआर 1 में ये गलती हो गई, तो आप उसी टाइम जीएसटीआर 1A को फाइल करके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हो। क्लियर है? अब इसी 1 के बारे में ये अमेंडमेंट है। 1 के बारे में अमेंडमेंट क्या है कि इसकी ड्यू डेट क्या है? तो सर इसकी कोई पर्टिकुलरली ड्यू डेट नहीं है, इसकी पर्टिकुलरली ड्यू डेट नहीं है। जिस दिन आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, मान लो आपने 11 तारीख को फाइल करी, तो आप 12 से लेके 20 तारीख तक, मतलब जब तक जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर देते तब तक आप कभी भी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। मान लो आपने कहा नहीं सर हमने तो 4 तारीख को ही फाइल कर दी थी, 4 अप्रैल को ही फाइल कर दी थी, तो मेरे बच्चे 4 अप्रैल को फाइल करते ही आपको 5 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल के बाद से आपके लिए ओपन हो जाएगी, जब तक आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करते। तो कोई पर्टिकुलर ड्यू डेट नहीं है, बस पॉइंट ये कि जैसे ही आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे 1 मिनट बाद ही आपकी जीएसटीआर 1 ओपन हो जाएगी। और ये कब तक ओपन रहेगी? जब तक आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर देते। ओके जी, ओके। दूसरी बात, सर जी क्या ये जीएसटीआर 1 हमारे लिए कंपलसरी? तो आंसर इज नो, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। गलती है तो सुधारो, अदरवाइज मत सुधारो, कॉमन सेंस वाली बात है। तीसरी बात, सर जी जीएसटीआर 1 की जो आपने इनवॉइस स्कोर है, क्या वो मेरे 3B में शो होंगे? सर जी आप 20 तारीख की सुबह भी अगर जीएसटीआर 1A फाइल करोगे ना, वो इमीडिएटली आपके 3B में डिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब 3B में अब जो इनवॉइसेस आएंगे, जो आपकी सेल की डिटेल आएंगी, वो सेल की डिटेल जीएसटीआर 1 में भी आएंगी, जीएसटीआर 1 वाली तो आएंगी, और साथ में जीएसटीआर 1A में भी अगर आपने कुछ डाली होंगी तो वो भी आपके 3B में रिफ्लेक्ट करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात, जीएसटीआर 1 की कोई ड्यू डेट है? सर जी ड्यू डेट नहीं है, बस ये समझ लो 1 के बाद और 3B से पहले पहले आप इसे फाइल कर सकते हो। दूसरी बात, क्या ये मैंडेटरी है? नहीं सर, ऑप्शनल। गलती है तो सुधारो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरी बात, जो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस होंगे वो कब से होंगे? तो वो आपके 3B में शो हो जाएंगे। बट चौथी बात खास बेटा, इसे प्लीज ध्यान रखना, अमेंडमेंट ये है कि सर जी अगर जीएसटीआर 1 में आपने कोई इनवॉइस डाला तो उसका आईटीसी जो आपके रेसिपेंट को होगा, क्या रेसिपेंट को जीएसटीआर 2 भी बोले तो उसी मंथ में मिल जाएगा? द आंसर इज नो। 1 का तो उसी मंथ में मिल जाएगा, बोले तो जीएसटीआर 2B में मिल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब आईटीसी ले सकते हो। पर 1A का आईटीसी आपको उस टैक्स पीरियड में नहीं मिलेगा, अगले टैक्स पीरियड मिलेगा। मतलब अगर मैंने जीएसटीआर 1A फाइल करी है कब? मार्च की अप्रैल में, तो अप्रैल में नहीं मिलेगा। अप्रैल वाले की जब मैं फाइल करूंगा 3B, जीएसटीआर अप्रैल की 3B फाइल करूंगा 20 मई को, तब मैं आईटीसी ले सकता हूं। मतलब पॉइंट इज रेसिपेंट को 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, मतलब उसको इमीडिएटली आपके 2B में नजर नहीं आएगी जीएसटीआर 1 की। बस कहानी खत्म। ऐसे ही आप अगर आप क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम में हो, मेरे बच्चे किस में हो? क्यूआरएमपी स्कीम में हो, तो जीएसटीआर 1A जब आप अमेंड करोगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है जीएसटीआर 1A अमेंड कब होगी? जब जीएसटीआर 1 क्वार्टर के बाद फाइल होगी, 11 या 13 तारीख के बाद। तो 11 या 13 तारीख के बाद आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करोगे उसके बाद 1A हो सकती है, वहां भी कर सकते हो। और 1A में कौन से इनवॉइस आप लग सकते हो? तीनों डाल सकते हो सर जी, तीनों क्वार्टर के। जो आपने आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज में आपने पहले मंथ में डाला था, उनमें भी अगर कोई छूट गया वो भी फाइल कर सकते हो। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में सेकंड मंथ में अगर आपने कुछ डाला था, उन्हें भी डाल सकते हो। और तीसरे क्वार्टर का आपने अगर जो जीएसटीआर 1 में डाला था और उसमें भी छूट गया तो वो भी फाइल कर सकते हो। सारे आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी वो 3B में क्वार्टर के एंड में हो जाएगी। तो नॉर्मल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स आईटीसी के लिए आपको अगले महीने अगले क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा।
ठीक है सर, बस खत्म हो गई अमेंडमेंट। अगर मैं पढ़ाऊं आपको तो सर जी यही अमेंडमेंट है। कह रहा है इन द केस वेयर टैक्स पेयर आफ्टर हैविंग फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 1, अगर जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद उसको लगता है कि उसे अमेंडमेंट की जरूरत है, उसे कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है, तो उसके लिए ओपन है न ऑप्शनल फॉर्म है, जीएसटीआर 1 इज प्रोवाइडेड टू हम, उसे एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाएगा। याद रखना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। दिस अलाउ, वो ऐड कर सकता है एनी पर्टिकुलर ऑफ द करंट। अच्छा ये याद रखना जीएसटीआर 1 सिर्फ करंट पीरियड के लिए हो सकती है। मान लो आप मार्च की सप्लाई कर रहे हो, मेरे बच्चे ये वर्ड याद रखना, मार्च की अगर मैंने सप्लाई करी और मार्च की जीएसटीआर 1 फाइल करी और उसमें अगर मार्च की सप्लाई में कुछ रह गया तो मैं जीएसटीआर 1A में डाल सकता हूं। बट मैं कहूं कि मार्च में मैंने जीएसटीआर 1 डाली थी और मुझे पता चला कि मार्च की तो ठीक है लेकिन फरवरी का एक इनवॉइस रह गया था, तो क्या मैं जीएसटीआर 1A फाइल कर सकता हूं? नहीं सर, फिर मुझे मार्च की फाइल हो गई तो हो गई, अब मुझे अप्रैल की मैं जीएसटीआर 1 में अमेंड करना पड़ेगा। मतलब नहीं समझ आया? मतलब मैं जिस महीने की जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूं उस महीने के लिए जीएसटीआर 1A अलाउ है, लेकिन अगर वो महीना निकल चुका है, मतलब फरवरी की जीएसटीआर 1 फाइल हो चुकी है, अब मार्च की फाइल हो रही है लेकिन गलती फैब की है, तो वो जीएसटीआर 1 में ठीक हो सकती है, 1A में ठीक नहीं हो सकती। मतलब 1A सिर्फ किसके लिए? जो अभी आपने जिस टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 फाइल किया उससे प्रीवियस टैक्स पीरियड के लिए अलाउ नहीं है, याद रखना इस पे। तो करंट टैक्स पीरियड के लिए जो भी आपने मिस कर दिया है उसे आप जीएसटीआर 1 में अगर नहीं डाला है तो उसे आप जीएसटीआर 1 में डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो क्वार्टरली में आपका एक जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है फर्स्ट और सेकंड मंथ में, अगर वहां भी कुछ रह गया है तो उसे भी आप फाइल करके दे सकते हो, याद रखना, ठीक है जी। जो भी रजिस्टर फर्निश करेगा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में टैक्स पीरियड बट बिफोर जीएसटीआर 3B से पहले पहले, उसकी ड्यू डेट है 1 के करने के बाद और 3B से करने के पहले पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिप्लाई कर सकता है जीएसटीआर 1 में, उस पीरियड के लिए कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ नहीं रखी है, पर याद रखना 2B जो मिलेगा वो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए मिलेगा। एक एग्जाम्पल है, देखो इन्होंने स्टडी मैट में डाला है, उनके 2 इनवॉइस थे, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2 इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो उन्होंने फर्निश करा था डिटेल ऑफ इनवॉइस 8 फरवरी को जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में एक इनवॉइस तो डाल दिया, कौन सा? 1 डाल दिया, 2 नहीं डाला, ठीक है। और उन्होंने 1 इनवॉइस जीएसटीआर 1-2 वाला जो था वो भूल गए, तो क्या वो फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 15 फरवरी को कर दिया, ओके जी ओके। डीआरसीआर 3B से पहले पहले फाइल कर सकते हो, आपने कर दिया। अब इन दिस केस इनवॉइस 1 जो आपका है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, वो तो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, बट जो 14 फेब को आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इनवॉइस 2 है वो आपको 2B मिलेगा कब? फरवरी में नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? मार्च में मिलेगा। आपको पता है ना जीएसटीआर 2B 14 को डेवलप हो जाती है, तो 14 का आपको वेट करना पड़ेगा, 14 को मिलेगा, मतलब अगले महीने मिलेगा, ठीक है। नाउ ऐसे ही है कि आपका ये सब छोड़ो, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ठीक है। एक छोटी सी अमेंडमेंट यहाँ पे एक वैल्यू है, आपको पता है जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो या 1A फाइल करोगे तो उसमें इनवॉइस डिटेल डालनी पड़ती है। तो इनवॉइस डिटेल के लिए आपको पता है अगर आपकी B2B ट्रांजेक्शन है तो इंटर हो या इंट्रा हो फर्क नहीं पड़ता, आपको सारी इनवॉइस फाइल डालनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को डाला है तो चाहे वो इंट्रा है या इंटर है, आपको एक एक इनवॉइस की डिटेल डालनी पड़ेगी ताकि सामने वाले को आईटीसी मिले। बट अगर वो B2C है, मतलब कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पे कंसोलिडेटेड का भी ऑप्शन था, बट कंसोलिडेटेड का ऑप्शन जो पहले वैल्यू थी 2.5 लाख थी, पहले वैल्यू क्या थी? 2.5। देखो अगर इंट्रा है तो आप उसे कंसोलिडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक बार में जितने भी रेट वाइज 18% का एक बार में डाल दो, क्योंकि सामने वाले को आईटीसी मिलने वाला ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है एक एक इनवॉइस डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, एक बार में डाल दो इंट्रा। बट अगर इंटर है तो गवर्नमेंट कहती थी भैया इंटर है, एक दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो और कोई बंदा जो 2.5 लाख से ऊपर खरीद रहा है तो हमें उसकी इनवॉइस चाहिए, डिटेल चाहिए कि भाई कौन है, क्लियर है। बट अब वो लिमिट 2.5 लाख से कम करके इन्होंने कितनी कर दी? 1 लाख। तो भाई दिक्कत है कि अगर 1 लाख से कम का इनवॉइस है तो कंसोलिडेट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है तो आपको इनवॉइस डालना पड़ेगा। पहले ये वैल्यू 2.5 लाख थी, अब 1 लाख होगी, बस इतना सा, कोई दिक्कत नहीं। बट इस पे याद रखना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इस पे केस स्टडी बन सकती है, ठीक है सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर आपका एक एमसीक्यू तो बन सकता है, जीएसटीआर 4 की जो आपकी डेट है उसे रिवाइज कर दिया गया। पहले ये 30 अप्रैल तक फाइल करनी थी, बाकी सब ठीक है, सीएमपी 08 वगैरह 04 जो भी था वो 18 क्वार्टर खत्म होने के 18 तारीख तक फाइल करनी थी, सब कुछ नॉर्मल है। बस जो जीएसटीआर 4 थी वो पहले 30 अप्रैल थी, पहले 30 अप्रैल थी और अब उन्होंने 30 जून कर दिया, तो ड्यू डेट बदल चुकी है, अब 30 अप्रैल नहीं है 30 जून है। मतलब जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कहानी चल रहा है तो मुझे 23-24 खत्म होने के बाद 30 जून 2024 तक फाइल करके चलनी पड़ेगी। खत्म हो गई सर जी मेरी अमेंडमेंट यहां पर रिटर्न्स की, और अब मेरी आखिरी अमेंडमेंट बची है एग्जेम्पशन। सर जी काफी सारी एग्जेम्पशन है, मैं इनके ऊपर बात करने वाला हूं,
क्लियर है? खत्म हो गई हमारी अमेंडमेंट, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर खत्म है सिर्फ एग्जाम्शन छोड़ के, और आपको ये आइडिया मिल चुका होगा एग्जाम्शन। और अगर आप अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये होपफुली अच्छी लग रही है तो सर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? और कमेंट करना सर जी अगर आपको कोई भी एग्जाम्शन को डिटेल में प्रैक्टिस करना है या क्वेश्चन करना है या कोई भी दिक्कत आई है तो बात करना, मैं उस पर शॉर्ट या फिर मैं एक प्रॉपर क्लास आपके लिए अपलोड कर दूंगा। प्लीज अभी वापस आ जाओ, अब आ जाओ एग्जाम्शन पे। एग्जाम्शन में पहले रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर बाद में बात करता हूं, पहले मैं छोटी छोटी एग्जाम्शन कवर करता हूं। एक नया इंसर्ट हुआ है सर जी, एफिलिएशन प्रोवाइडेड, सर्विस ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या होता है सर जी? आपको पता है जो स्कूल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट से एफिलिएशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपके क्लास 11th या क्लास 12th या क्लास 10th की सीबीएसई से डिग्री लेने के लिए। तो वही है कि अगर आपने कोई भी सर्विस ऑफ एफिलिएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एजुकेशनल बोर्ड जैसे कि सीबीएसई वगैरह है हमारा, या कोई भी हरियाणा वगैरह बोर्ड है, ठीक है, या कोई भी काउंसिल है या एनी सिमिलर बॉडी, जो भी नाम से बुलाओ, जो स्कूल को दे रही है, किसको दे रही है? स्कूल। अभी मैं पहले पढ़ रहा हूं फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्कूल को दे रहा है, बट कौन से स्कूल को? जो स्टैब्लिश किया गया है, किसने स्टैब्लिश? या तो मालिक है या कंट्रोल है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल है, सीधी सी बात बोले तो, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि कोई भी स्टेट बॉडी है, कोई भी आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो भी बॉडी है वो एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे रही है, लाइक सीबीएसई या आपकी आईसीएसई है, आईसीएसई है, या आपकी हरियाणा बोर्ड है, जो भी है वो आपके जो स्कूलों को, कौन सा स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल को जो सर जी सर्विस दे रहे हैं, क्लियर है? उन्होंने बोला जो अवेलेबल सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, गवर्नमेंट स्कूल को है सर जी वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल को दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। और ऑफ कोर्स अगर आप एफिलिएशन सर्विसेज दे रहे हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो वो तो ऑलवेज टैक्सेबल है। तो सिंपल एग्जाम्पशन अगर आपको याद रखना हो तो इतनी सी है कि जितने भी एफिलिएशन सर्टिफिकेट सर्विस गवर्नमेंट दे रही है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को, अपने आप को ही दे रही है सर जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाली बात चल रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन प्राइवेट स्कूल को दे रही है तो वो टैक्सेबल है। ठीक है जी, एक छोटी सी एग्जाम्पशन थी। नाउ एक और एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन नहीं है सर, इसमें छोटा सा चेंज है। जो ऑलवेज हमेशा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी उसमें से कुछ स्पेसिफाइड बाहर होती थी, याद है आपको? स्पेसिफाइड में होता था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाहर होता था, एयरक्राफ्ट या वेसल्स रिलेटेड सर्विस होती थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होती थी। वो 3 सर्विसेज, कौन सी सर्विस? 3, वो 3 बाहर होती थी। अभी इन्होंने एक और बात करी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मतलब अगर इंडियन रेलवे की भी कोई सर्विस है तो वो भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनसे बाहर हो जाएगी। याद करो, जैसे गवर्नमेंट अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे रही है, छोटी बिजनेस एंटिटी को दे रही है, एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे रही है लेकिन 5,000 इन फाइनेंशियल ईयर 5,000 रुपए तक की है तो एग्जेम्प्ट है। तो सर जी वो सारी एग्जेम्पशन में आपकी कुछ स्पेसिफाइड बाहर हो जाती थी, 3 स्पेसिफाइड थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एयरक्राफ्ट वेसल्स रिलेटेड और आपकी डिपार्टमेंट पोस्ट। अब एक और ऐड हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये याद रखना, मैंने यहां एक डाली है पर सब में ये एक चीज आएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इन्होंने अलग से कवर किया है, कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वहां से बाहर है और अलग से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सारी सर्विस एग्जाम नहीं है, बस कुछ एग्जाम्प्ट है। क्या सर जी? अगर वो किसी, पहली बात, इंडिविजुअल को दे रही है, किसको दे रही है? इंडिविजुअल को दे रही है। प्लेटफॉर्म टिकट बेच रहे हैं, क्लियर है सर जी? वो जो प्लेटफॉर्म पे जाके, अब मैं जा रहा हूं, मेरा कोई जा रहा है रिश्तेदार जो ट्रेवल कर रहा है, बट मैं उसे छोड़ने जा रहा हूं, अब मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया, मुझ पे भी जीएसटी लगा दोगे क्या? एग्जेम्पशन। हाँ, नॉर्मल टिकट है वो टैक्सेबल है। सर जी आपको कोई रिटायरिंग रूम या वेटिंग रूम में आप इंतजार कर रहे हो, भाई ट्रेन लेट हो गई है, ठीक है, या मेरा कोई आ रहा है मैं उसका वेट कर रहा हूं, हाँ, इंतजार करवा रहे हो और मुझसे जीएसटी लोगे, सर जी रेलवे आपकी कमी, क्यों इंतजार करवा रहे हो? आप करो। क्लॉक रूम सर्विस है या बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज अगर आपकी चल रही है वहां पे रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह में, तो वो सारी एग्जेम्प्ट है। पर नॉर्मली रेलवे की अगर मैं बोलूं तो सर टिकट विकेट प्राइस वगैरह जो है सर जी वो सारा टैक्सेबल है। दैट मींस कि रेलवे अब एग्जेम्पशन में नहीं आएगा, रेलवे फुल्ली टैक्सेबल है, बट एक्सेप्ट ये 4 चीजें आपकी बाहर हो जाएंगी। हाँ, दूसरी बात और है, रेलवे आपने एक डिवीजन या एक डिपार्टमेंट या एक जोन से लेकर दूसरे जोन को अगर सर्विस देगा, रेलवे टू रेलवे अगर हम खेलेंगे तो वो एग्जेम्प्ट है। तो सर जी रेलवे की अच्छी खासी बात समझो, रेलवे अब स्पेसिफाइड सर्विस है, मतलब उसका किसी भी बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी वगैरह वगैरह सबसे बाहर है, फुल्ली टैक्सेबल है। सर जी गवर्नमेंट रेलवे अगर सर्विस किसी को भी देगी फुल्ली टैक्सेबल है, 4 सर्विस छोड़ के। कौन कौन सी सर जी? याद रखना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म टिकट, क्लॉक रूम, सर जी वेटिंग रूम, और जो बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस के अगर पैसे ले रहे हैं आपसे तो वो एग्जेम्प्ट है। और बाकी रेलवे टू रेलवे अपना डिवीजन टू डिवीजन, जोन टू जोन खेल रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सारी टैक्सेबल हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। सर ये अमेंडमेंट है, अगर आपको देखा जाए सर, अमेंडमेंट बोलो या वो, जैसे आपकी सीरियल नंबर 35, 36, 30, 40 में ना कई सारे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह स्कीम है, ठीक है, बहुत सारी स्कीम है, प्रधानमंत्री लाइफ इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी स्कीम है। अब उन्होंने बोला कि वो इंश्योरेंस
कंपनी अगर किसी से इंश्योरेंस करा रहा है और उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट है। लो मान लो कि भाई साहब आईसीआईसीआई ने उस सीरियल नंबर 35 के अंतर्गत कोई भी अटल योजना वगैरह इंश्योरेंस है वो करा, इंश्योरेंस करा किसी का, और उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम आया तो उस प्रीमियम को टैक्स नहीं लगाते थे, एग्जेम्प्ट कर देता था, सीरियल नंबर 35 वगैरह में कर देते थे। अब पॉइंट ये कि अगर आईसीआईसीआई ने को लगता है कि सर जी हम अकेले रिस्क कितना बियर कर लेंगे, हम अकेले कितना उठा लेंगे भार, हमें सर जी कुछ और री इंश्योरेंस करवाना है। याद है हम लोग कराते थे, जैसे मैंने अगर बजाज से कराया, बजाज को लगता है ठीक है हम तो कर देंगे बट हम इतना इंश्योरेंस इतना रिस्क नहीं उठा सकते, तो बजाज ने पीछे किसी और से करा लिया, मैक्स बप्पा से करा लिया। ऐसे ही आईसीआई ने सर जी मान लो किसी से भी करा लिया, एसबीआई से री इंश्योरेंस करा लिया, अपने को री इंश्योरेंस करा लिया, और उसके लिए थोड़ा प्रीमियम कौन पे कर रहा है सर जी, ये प्रीमियम पे कर रहा है कौन, आईसीआईसीआई इन्हें। मतलब मान लो प्रीमियम यहां से आ रहा है 1 लाख या 10,000, तो 10,000 में से इन्होंने बोला 60% आप देख लो रिस्क, तो इसका 6,000 आपकी जिम्मे में गया। क्लियर है? तो सर जी क्या ये 6,000 पे टैक्स लगेगा? नॉर्मल डायरेक्ट इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, क्या री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है? द आंसर इज यस। इन्होंने बोला री इंश्योरेंस भी अब एग्जेम्प्ट है। ठीक है, री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है, इसे रिट्रोक्शन कहते हैं, मींस री इंश्योरेंस है, याद रखना, वर्ड मत भूल जाना। ठीक है, एग्जेम्प्ट है। आगे आ जाओ जी, ये मैंने नई नहीं है, ये पुरानी है अमेंडमेंट, पर मैंने दोबारा से डाल दी सर जी। अगर गवर्नमेंट आपको ये कोई सर्विस दे रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन की सर्विस दे रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे रहा है, स्लम इंप्रूवमेंट है, ये पुरानी वाली अमेंडमेंट में भी कवर थी, सितंबर वाली अमेंडमेंट में भी कवर थी, कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, पर मैंने डाल दी, ये गवर्नमेंट की, मुझे लगता है गवर्नमेंट की आपकी ये चीजें याद होनी चाहिए। 69 में कोई नया नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज है सर जी, ये मैंने कहने के लिए डाल दिया, ये बेकार है। बस आपको याद करो, एक एनसीवीटी होता था, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, बस उसका नाम चेंज होके अब एनसीवीईटी हो गया है बस। तो जहां जहां एनसीवीटी सुनेंगे वहां वहां आपको बोल्ड लिखेगा, क्योंकि नाम चेंज हो चुका है। एजुकेशनल में भी आपका एनसीवीटी आता था, एससीवीटी आता, तो एससीवीटी तो ठीक है, एनसीवीटी का नाम चेंज हो चुका है, तो उसका नाम हो चुका है सर जी, अगर आप ध्यान से देखो, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे हर जगह एनसीवीटी का नाम चेंज है, तो जहां जहां एनसीवीटी आएगा सर जी वहां वहां आपको ये अमेंडमेंट नजर आएगी। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस याद रखना एनसीवीटी नहीं है, एनसीवीईटी है। ठीक है, तो नाम उनका एजुकेशनल ट्रेनिंग हो चुका है। ठीक है जी सर जी, ये आ गई 25A। ठीक है, ये समझो ध्यान से, वो कहते हैं कि मान लो जो आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते थे, आपके इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, वो आपको ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने का चीजें वगैरह आप देखते थे, वहां पे टैक्सेबल होता था कि जो भी, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में बीएसईएस है, ठीक है, ऐसे ही कहीं और राजधानी वगैरह कुछ है, तो पॉइंट ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसके बदले आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगते हैं, तो क्या ये टैक्सेबल है? इनके ऊपर बात है। अब इनमें कुछ और सर्विसेज को भी इन्होंने एग्जेम्प्ट करा है, जैसे कि कह रहा है अगर आपको सप्लाई की जा रही सर्विस, कैसे, आपको मीटरिंग इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, किसको, रेंट पे, टेस्टिंग हो रही है मीटर की, ट्रांसफार्मर्स की, कैपेसिटर की, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा रहा है, शिफ्टिंग कराया जा रहा है मीटर सर्विस लाइंस को, या आपको डुप्लीकेट बिल दिए जा रहे हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है आपके ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी दे रहा है अपने कंज्यूमर को, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। मतलब अगर मैं बोलूं तो सर जी, जो डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हटा के जो उसकी एंसिलरी एक्टिविटीज हैं उन्हें भी इन्होंने एग्जेम्प्ट मारा है, कि मतलब अगर आप मीटर लगवाने का खर्चा लोगे तो वो एग्जेम्प्ट है, टेस्ट वगैरह करा रहे हो, आपको लग रहा है मीटर मेरा बहुत तेज चल रहा है, टेस्ट कराओ, तो टेस्ट का भी भैया जो चार्जेस है वो हो गए, ट्रांसफॉर्मर वगैरह का चार्ज हो गया, डुप्लीकेट बिल वगैरह चाहिए आपको अपना मीटर एक जगह से दूसरी जगह हटाना है, आपको अपनी लाइन हटवानी है कि भैया लाइन यहां से हटा के यहाँ पे कर दो, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे सर जी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है सर जी, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सर इसमें ये है कि कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है या कोई भी रिसर्च एसोसिएशन है, सिंपल याद रखना आपको, सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स में अगर वो रजिस्टर्ड है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी रिसर्च एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 35 टू सेक्शन 35(1) में आपका इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो ये दोनों अगर सर जी ध्यान सुनना, अगर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, और मतलब बेसिकली दे रहे हैं, और इनको गवर्नमेंट बदले में क्या दे रही है, ग्रांट,
मतलब गवर्नमेंट के लिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी एरिया में। मान लो या तो कोई गवर्नमेंट एंटिटी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसका इनकम टैक्स में सेक्शन 35 में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और वो कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको ग्रांट दे रही है, तो क्या ग्रांट पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। उन्होंने उस ग्रांट को जीएसटी से क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। एक तो वो आपके लिए रिसर्च करके दे रहे हैं कि भैया ये चांद पे कैसे जा सकते हैं हम, क्लियर? कुछ भी पॉइंट, चांद पे पानी है या नहीं है, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, और आप कह रहे हो सर जी जीएसटी लगा दो। ना जी ना, गवर्नमेंट कह रही हम तो खुद प्रमोट कर रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, भाई साहब करो रिसर्च, तो हम उस ग्रांट पे जीएसटी ठोकेंगे क्या? नहीं जी नहीं, हम कोई जीएसटी नहीं लगाने वाले, ठीक है। ये मैंने बोला ये एक फाइनल की अमेंडमेंट है, आपके इंस्टीट्यूट ने डाल दिया पर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो हटा दो इसको, ठीक है। ये एक जीटीए सर्विस पे क्लैरिफिकेशन आई है, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली इसको पढ़ाने से पहले मैं समझा देता हूं कि अगर मान लो कोई भी बंदा है, कोई भी रामा ट्रांसपोर्टर है जो जीटीए सर्विस देता है और साथ में जीटीए सर्विस के साथ में कार्गो हैंडलिंग सर्विस देता है। जीटीए सर्विस मतलब ट्रांसपोर्टेशन। मैं सीधा भैया रामा ट्रांसपोर्टर हूं और मैं कह रहा हूं भाई साहब हेलो जी, आप कहां बैठे हो? दिल्ली में। और आपका कंज्यूमर कहां बैठा है? आपका दूसरा बंदा कहां बैठा है? मुंबई। मैंने कहा दिल्ली से सामान मुंबई पहुंचा दूंगा, मेरा ट्रक है, मेरे पास ट्रक है, मैं पहुंचा दूंगा दिल्ली से सामान कहां पे? मुंबई में। ये तो होगी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। और साथ में मैंने बोला सर जी सुनो ना, आप टेंशन भी छोड़ दो, आपके सामान की कार्गो हैंडलिंग मतलब पैकिंग करना, शिफ्टिंग करना, लोडिंग करना, अनलोडिंग कराना, सारा काम भी मैं ही करा दूंगा। आप आराम से वहां बैठो, हमारा बंदा आएगा, आपका सामान सही से पैक करेगा, उठाएगा, ट्रक में रखेगा, लेके जाएगा, वहां पर ट्रक से उतारेगा, अनलोडिंग वगैरह करके सेट करके आ जाएगा। आपको टेंशन ही, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, साथ में सारी सर्विस दे रहा हूं। तो भाई साहब क्या आपकी वो सर्विस, कार्गो हैंडलिंग सर्विस का जो आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करोगे उस पे अलग से जीएसटी लगेगा या वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी? तो इन्होंने बोला सर जी देख लो कि जो वो सामने वाला बंदा देता है क्या वो नेचुरली बंडल्ड है, वो हमेशा ही देता है, क्लियर है। अगर वो रामा ट्रांसपोर्टर हमेशा ये कहता है कि भैया हमारी सर्विस जो है वो दोनों साथ जाती है, आपको अलग लेना है तो वो अलग बात है, वैसे हम लोग हमेशा नॉर्मली साथ में ही देते हैं कि हम कार्गो हैंडलिंग भी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। इफ आंसर इज यस तो भैया कंपोजिट सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने कहा नहीं 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 बंडल इनवॉइस, एक इनवॉइस आता है, सीधी सीधी बात है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपने कहा नहीं नेचुरली बंडल नहीं है, हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, अगर आपको चाहिए तो बोलो। मतलब देखो मेरी बात समझो, अगर मैं कह रहा हूं सर जी हम तो नॉर्मली साथ में ही देते हैं, बट आपको नहीं चाहिए तो अलग बात है, वैसे नेचुरली हम देते हैं तो कंपोजिट मानेंगे। और अगर मैं कहता हूं नहीं 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 मैं तो नहीं देता बट अगर आपको चाहिए तो मैं अरेंज करा दूंगा, तो फिर उसको अलग अलग मानेंगे और इनवॉइस भी अलग अलग कटेगा तो अलग अलग मानेंगे। बस सिंपल सी यही इनको आई है एक्सप्लेनेशन, मैं पढ़ देता हूं। कह रहा सीबीआईसी क्लैरिफाई कर रही है कि एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, जीटीए जो अलग से साथ में सर्विसेज दे रहा है इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है कि एक शिप से दूसरे शिप पे ट्रांस कराना है ना, ट्रांसशिपमेंट हो गया। या टेम्परेरी वेयर हाउसिंग की वेट, कुछ टाइम तक हम सामान रखवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका सामान आ गया तो हम रख लेंगे, ठीक है, वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। मेथड ऑफ इनवॉइसिंग जीटीए विल नॉट जनरली ऑल्टर द नेचर ऑफ कंपोजिट सप्लाई, आप उसे कंपोजिट सप्लाई मानोगे, ये अपना नहीं है। लेकिन हाउ एवर इफ सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको लगता है कि भैया हम ये नहीं देते हैं सर जी, ठीक है, और हम इसका इनवॉइस भी सेपरेटली डील करते हैं, हम अलग से करते हैं, हम उसके साथ में इंक्लूड नहीं करते, जीटीए हमारा अलग है और इसका कार्गो अलग है, तो भैया उस केस में सर्विस आपका कंपोजिट सप्लाई नहीं मानी जाएगी। मेरा सिंपल सा तरीका है, अगर आप नेचुरली उन्हें रखते हो साथ में तो भैया वो कंपोजिट है, और अगर आप सेपरेट इनवॉइस करते हो, अलग से डील करते हो, तो वो भैया कंपोजिट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, सेपरेट टैक्स होगा, कार्गो हैंडलिंग अलग होगा, जीटीए अलग टैक्सेबल होगा। खत्म जी सर। एक एडजस्टमेंट रह गई है, अब आ जाओ जी लास्ट। हाँ जी खत्म सर जी, बस रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ये एक अच्छी अमेंडमेंट आई है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ना। इस पर अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से क्वेश्चन वगैरह डील कर लूंगा, ठीक है। ये पुरानी है, अगर मैं देखा जाए तो ये ओल्ड है, ये वाला पार्ट नया है, ये नया पार्ट है, ये तो पुराना है। वो कहता था सर जी अगर आपने अपना रेजिडेंस दिया, एंट्री नंबर 12 पहले से थी, कहता था अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी दी है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बोलेंगे अगर उसमें रेजिडेंशियल मीटर वगैरह लगा हुआ है, और वो प्रॉपर्टी अगर आपने रेसिपेंट कोई भी हो, अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, ध्यान रखना अगर अनरजिस्टर्ड है तो बात ही मत करो, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, क्या लोगे, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, लेना ही नहीं है, जीएसटी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है और वो सर जी सोल प्रोप्राइटर नहीं है और अपने लिए नहीं ले रहा है, तो उसको छोड़ के टैक्सेबल कर देंगे अंडर आरसीएफ। मतलब सिंपल है कि मैं अगर रेसिपेंट, मतलब मैं सिंपल है कि मैंने अगर आपको प्रॉपर्टी दी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की और सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड है, एग्जेम्प्ट है,
सामने वाला रजिस्टर्ड है तो ये देख लो कि भैया वो सिंगल सोल प्रोप्राइटर है। भैया सोल प्रोप्राइटर है तो वो तो अपने नाम पे रजिस्टर्ड होगा, बट क्या वो अपने लिए घर नहीं ले सकता है? द आंसर इज यस। तो वो अगर अपने रहने के लिए घर ले रहा है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉय के लिए ले रहा है या अपने बिजनेस के लिए ले रहा है, वट एवर कुछ भी पर्पज के लिए ले रहा है तो टैक्सेबल कर देंगे। और अगर वो सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप है, तो भैया पार्टनरशिप का तो अलग पैन है, पार्टनर अपने लिए लेंगे, पार्टनरशिप फर्म क्यों ले रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म अगर ले रही है, भले ही अपने पार्टनर के लिए ले रही है, हम टैक्सेबल करेंगे और भी अंडर आरसीएम। ठीक है, ये पुराना पॉइंट था। अब इन्होंने साथ में एक और नई सर्विस डाली है, कह रहा रेंटिंग के साथ में अकोमोडेशन। अकोमोडेशन सर्विस एक तरह का ये मानो कि सर जी आपने किसी को कुछ टाइम के लिए दिया, जैसे कि आपने बोला यहां पे होटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, कैंप हो गए, हॉस्टल हो गए, पीजी हो गए, इन्होंने इन्हें भी कवर कर दिया कि सर जी जो आपकी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं है, अगर देखा जाए तो वो रेजिडेंस नहीं है, बट उनमें अकोमोडेशन। अगर आप देखो तो होटल रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, वो कमर्शियल है, बट उसमें भी आपने रेजिडेंस रहने के लिए दिया हुआ है, जिसे अकोमोडेशन बोलोगे। मतलब अगर मैं अपने फैमिली के साथ यहां बसने आया हूं सालों के लिए, ठीक है, तो वो रेंटिंग हो गया और मेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, दैट इज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो गई। बट अगर मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आपने उसे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पर्पस के लिए दिया, तो वो अकोमोडेशन सर्विस होगी, वो रेजिडेंशियल नहीं होगी। बेटा दोनों डिफरेंस समझना। मैं इसको सिंपल इस तरीके से समझा सकता हूं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे रेजिडेंशियल मीटर लगाए, वहां रहने के लिए आपको दिया जा रहा है, तो वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो गई। बट अगर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है और वहां रेजिडेंशियल लिया जा रहा है, तो वो रेजिडेंशियल नहीं है, वो आपकी अकोमोडेशन हो गई। क्या होगी? अकोमोडेशन। अब वो कहता है अकोमोडेशन की सर्विस टैक्सेबल है, होटल टैक्सेबल है, पीजी टैक्सेबल है, सब कुछ टैक्सेबल है, बट कुछ एग्जेम्पशन है। सबसे पहली बात, अगर सामने वाला पर्सन वेदर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, फर्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 रुपए से कम है, मतलब 20,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा उस होटल का, उस पेइंग गेस्ट का, वट का, प्लस जो सर्विस है वो 90 दिन से कम मिनिमम है और कॉन्टिन्यूसली है, नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब 90 दिन के लिए दे दिया आपको, 3 महीने के लिए लगातार दे दिया कि भैया 3 महीने तक के लिए आप कहीं मत जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और लगातार ऐसे नहीं कि 15 दिन रहे फिर आप 10 दिन के लिए खाली कर गए फिर 15 दिन आगे, नहीं, कॉन्टिन्यूसली आप 90 दिन से ज्यादा के लिए रह रहे हो, वहां पे रहने वाले हो एग्रीमेंट के हिसाब से, तो सर जी हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे सर्विस। जैसे हॉस्टल है, पीजी है, कैंपस है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी आपका डॉर्मेट्री है, होटल है, कैंपस है, वट एवर जो भी है, अगर आपकी सर्विसेज हैं, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर महीने का रेंट जो है वो 20,000 रुपए या उससे कम है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली 3 महीने के लिए दिया जा रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सामने वाला चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आपने इससे अलावा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, आपको बाकी चीजें पता है। अगर टैक्सेबल होगा तो यहां आप ऑलरेडी कर चुके हो। सर यहां पे जाओ आरसीएम के अंदर, ये देखो आरसीएम के अंदर अगर मैं करूं तो यहां पे आपने मेरे साथ ऑलरेडी बात कर ली थी कि अगर वो पर्सन सामने वाला रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो उसने अपनी कम अकोमोडेशन सर्विस भी दी है, तो सामने वाले को रजिस्टर्ड को आरसीएम में टैक्सेबल कर देंगे। और अगर सामने वाला ही रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वही टैक्स भरेगा फॉरवर्ड चार्ज। मतलब अगर मैं अकोमोडेशन सर्विस की बात करूं तो ऐसे समझो कि सर जी अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स देगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स देगा, प्रोवाइडेड कि 20,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो बात ही छोड़ दो, और अगर 20,000 से कम है, 20,000 से कम है और सप्लाई कॉन्टिन्यूसली 3 महीने से ज्यादा की है, तो सर जी फिर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जी हो गई हमारी एग्जेम्पशंस, अमेंडमेंट सारी कवर, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा और आपको होप सो सारी अमेंडमेंट मैंने यहां पे कवर कर ली है। अगर आप बोलोगे तो सर जी ऑल अमेंडमेंट डन है हमारी टाइप से, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है सर जी, आप मेरा नंबर रख लो 9643146105, कोई भी अमेंडमेंट कोई दिक्कत हो वो कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट में दिक्कत आ रही है, किसी अमेंडमेंट पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसके बाद शुरू करेंगे मई 2025 के लिए रिवीजन मतलब सारे जीएसटी के चैप्टर और सारे एएस हम एक बार बढ़िया से रिवाइज करने वाले हैं। अब आपको डेली यहां से कुछ ना कुछ आपको एएस के रिवीजन और ये करते मिलेंगे। तो सर जी आज के लिए इतने पे ही हम लोग वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों।